नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम एडवांस सीरीज के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पढ़ रहे हैं, आज हमारी ये 59 क्लास है और 2 क्लासेज और आएंगी जिसमें मैं आपको पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है दोस्तों वो खत्म करवा दूंगा। तो हमारी 60वीं और 61वीं जो क्लास आएगी दोस्तों, उसमें हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। अब तक हमने ओबीजी पढ़ लिया है, एंडोक्राइन पढ़ लिया है, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, मस्कुलोस्केलेटन पढ़ लिया है, आई और ईयर पढ़ लिया है। अगर अब हम देखें तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि मेन जो सिस्टम है एमएसएन के अंदर वो सिर्फ कार्डियोवास्कुलर बचा है। बाकी के जितने भी जो सिस्टम्स हैं दोस्तों वो लगभग हमारे 30 क्लासेज मैक्सिमम 25 to 30 जो क्लासेज मैं बोलूँगा, और उन क्लासेज के अंदर बाकी के जितने भी आपके जितने भी सिस्टम्स हैं दोस्तों उनको मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, एक क्लाइंट हैड पार्ट ऑफ द इलियम सर्जिकली रिमूव्ड। इलियक्टोमी किया गया है सर्जरी के द्वारा, जो इलियम का कुछ पार्ट है दोस्तों उसको क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। इसे किस नाम से जानते हैं, इलियक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो क्लाइंट का इलियक्टोमी किया गया है। व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द नर्स टू मॉनिटर द क्लाइंट फॉर क्लिनिकल इंडिकेटर्स ऑफ द एनीमिया। मतलब ये कह रहा है कि भाई जिस पेशेंट के अंदर हम इलियक्टोमी करते हैं उस पेशेंट के अंदर क्या कारण है कि एनीमिया के सिम्टम्स आ जाते हैं, उसके क्या कारण है दोस्तों, एनीमिया के सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है। पहला दे रखा है कि भाई फोलिक एसिड जो है वो एब्जॉर्ब होता है इलियम के अंदर। दूसरा है द हेमेटोपोइटिक फैक्टर इज एब्जॉर्ब इन द इलियम। थर्ड दे रखा है आयरन एब्जॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन सिमुलेटेनियस बाइल साल्ट एब्जॉर्प्शन इन द इलियम, कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, साथ में बाइल साल्ट के साथ में इलियम के अंदर एब्जॉर्ब होता है आयरन। ये कह रहा है फोलिक एसिड इलियम में एब्जॉर्ब होता है इसलिए डेफिशिएंसी होती है। ये कह रहा है कि हेमेटोपोइटिक फैक्टर जो है वो इलियम के अंदर एब्जॉर्ब होता है। जब इलियम को रिमूव कर दोगे तो एब्जॉर्ब कैसे होगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि फोलिक एसिड कैसे एब्जॉर्ब होगा अगर आप इलियम को रिमूव कर दोगे तो, और यहाँ पर आयरन के लिए कह रहा है। फोर्थ दे रखा है जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जैसे कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये सब रिक्वायर्ड होते हैं हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए, और ये सभी एब्जॉर्ब होते हैं किसके अंदर, इलियम के अंदर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखा है। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर है दैट इज द हेमेटोपोइटिक फैक्टर इज एब्जॉर्ब इन द इलियम। कि जो हेमेटोपोइटिक जो फैक्टर है दोस्तों ये यहाँ पर बात कर रहा है विटामिन B12 की। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, विटामिन B12 की बात कर रहा है कि विटामिन जो B12 है दोस्तों वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, इलियम के अंदर एब्जॉर्ब होता है। जब आप इलियम को क्या कर दोगे दोस्तों, इलियम को अगर कट कर दोगे, मेनली आपको पता ही होगा कि विटामिन B12 जो है ये एब्जॉर्ब कहाँ होता है, टर्मिनल इलियम के अंदर होता है। विटामिन B12 जो है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है दोस्तों, टर्मिनल इलियम के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। जब आप इलियम को कट कर दोगे तो वहाँ पर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और विटामिन B12 का जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आप डाइट के द्वारा जो भी विटामिन B12 लोगे वो वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। इसके कारण विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, आपको एनीमिया देखने को मिलेगा, जिसके कारण एनीमिया देखने को मिलता है। अब इसके अंदर पहला दे रखा है ऑप्शन कि भाई फोलिक एसिड एब्जॉर्ब इन द इलियम, बिल्कुल गलत है। फोलिक एसिड मेनली एब्जॉर्ब इन द ड्यूडिनम। फोलिक एसिड जो है वो मेनली ड्यूडिनम के अंदर और कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर वो किस में होता है, जेजुनम के अंदर होता है। सेम यहाँ पर आयरन के लिए भी है, आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी मेनली ड्यूडिनम के अंदर ही होता है। और यहाँ नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों कि ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं जो कि कॉपर, कोबाल्ट और निकल हैं जो कि हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं, ये भी इलियम में, तो ये भी इलियम में नहीं होते, इनका भी मेनली ड्यूडिनम और जेजुनम के अंदर ही क्या होता है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन होता है। तो तीनों बातें गलत हैं कि भाई ये इलियम के अंदर बता रहे तो इलियम में नहीं होता। इलियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है दोस्तों, विटामिन जो B12 है उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन B12 की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको न्यूट्रिशन के साथ में पढ़ाऊंगा। तो विटामिन B12 की बात करते हैं। विटामिन जो B12 है दोस्तों इसकी 3 फॉर्म पाई जाती है मेनली। एक मिथाइल कोबलामीन, एक जो फॉर्म होती है दोस्तों दैट इज साइनोकोबलामीन, और एक फॉर्म और पाई जाती है डीऑक्सी एडिनोसिल कोबलामीन, जो कि बहुत कम यूज होती है ये वाली। मेन जो 2 फॉर्म होती है दोस्तों वही हम पढ़ते हैं, एक मिथाइल कोबलामीन है और एक साइन कोबलामीन। अब दोनों में क्या अंतर है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मिथाइल कोबलामीन जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है ना वो नेचुरल जो फॉर्म होती है दैट इज मिथाइल कोबलामीन। और अगर हम बात करें कि जो हम डाइट के द्वारा देते हैं सिंथेटिक जो फॉर्म देते हैं दोस्तों वो कौन सी होती है, आपकी साइनोकोबलामीन होती है। सॉरी डाइट बोल रहा हूँ मैं, जो लैब के अंदर जो बनाई जाती है दोस्तों वो कौन सी फॉर्म होती है, आपकी सिंथेटिक फॉर्म होती है। और ये जो सिंथेटिक जो फॉर्म है दैट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू द मिथाइल कोबलामीन। साइनोकोबलामीन मिथाइल कोबलामीन का हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और विटामिन B12 की तरह क्या करता है, काम करता है। तो ये ध्यान रखना, ये लैब के अंदर बनाई जाती है, ये नेचुरल फॉर्म होती है जो कि पाई जाती है, हम डाइट के अंदर लेते हैं। वो सब किस फॉर्म के अंदर लेते हैं, मिथाइल कोबलामीन के अंदर लेते हैं। और जो सिंथेटिक जो फॉर्म है जो लैब में बनाई जाती है दैट इज साइनोकोबलामीन। और तीसरी जो फॉर्म है दैट इज डीऑक्सी एडिनोसिल कोबलामीन। अगर आप इसको याद नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चल सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन B12 के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि क्या क्या होता है विटामिन B12 में। तो
इट इज एब्जॉर्ब्ड, सबसे पहले लिखो, इट इज द लास्ट वाइटामिन दैट वाज डिस्कवर्ड, इट इज द लास्ट वाइटामिन दैट वाज डिस्कवर्ड। ये दोस्तों लास्ट वाइटामिन है जो कि क्या हुई थी, जिसकी खोज हुई थी। पहली अगर वाइटामिन पूछे दैट इज थायमीन। फर्स्ट वाइटामिन कौन सी है दोस्तों, थायमीन है, और लास्ट जो वाइटामिन है दैट इज वाइटामिन B12। लास्ट वाइटामिन क्या होती है, वाइटामिन B12 होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये एक हीट स्टेबल वाइटामिन होती है, जबकि फोलिक एसिड जो होता है वो एक हीट अनस्टेबल होता है, हीट लेवल होता है, ठीक है। हीट स्टेबल वाइटामिन होती है ये। इसके बाद है दोस्तों ओनली वाइटामिन, ओनली वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, ओनली वाटर सोल्यूबल वाइटामिन दैट कैन स्टोर इन अवर बॉडी, दैट कैन स्टोर इन अवर बॉडी। हम जानते हैं दोस्तों कि जितने भी फैट सोल्यूबल वाइटामिन है दैट कैन स्टोर इन अवर बॉडी, बट वाटर सोल्यूबल जो वाइटामिन होती है इनकी जो डेफिशिएंसी होती है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्टोर नहीं होती है, तो जैसे ही डेफिशिएंसी होगी, जब कुछ दिनों तक भी अगर हम नहीं लेते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। बट वाटर जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन होती हैं वो क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, तो उनकी डेफिशिएंसी जल्दी देखने को नहीं मिलती है। बट वाइटामिन B12 इज ओनली वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होती है दोस्तों, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है। लगभग 4 mg वाइटामिन B12 जो है, 4 mg वाइटामिन B12 जो है दोस्तों वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकती है, स्टोर हो जाती है। जिसमें से 2 mg जो है वो कम से कम, 2 mg जो है वो लीवर में, और बाकी की 2 mg अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या होती है, स्टोर होती है। तो 4 mg वाइटामिन B12 है दोस्तों, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। इसके बाद एक आता है इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, और एक आता है दोस्तों एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जबकि इसका जो पूरा नाम है दैट इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल बोलते हैं इसको हम। पूरा जो नाम है एक्सट्रिंसिक फैक्टर वो क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल है। इनको समझो, इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है ना दोस्तों, इंट्रिंसिक फैक्टर इज सीक्रेटेड बाय द पैराइटल और ऑक्जिटल सेल, ऑक्जेंटिक, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल ऑफ द स्टोमक, ऑक्जेंटिक सेल ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के अंदर पाई जाने वाली पैराइटल और जो ऑक्जेंटिक जो सेल होती हैं दोस्तों, वो क्या काम करती हैं, वो सीक्रेट करती हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को। एंड दिस इंट्रिंसिक फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, दिस इंट्रिंसिक फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन टर्मिनल इलियम। जो इलियम है, टर्मिनल जो इलियम है दोस्तों, उसके अंदर ये क्या होती है, टर्मिनल इलियम के अंदर इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट नहीं होगा तो भी विटामिन B12 की क्या देखने को मिलेगी, आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। यही कारण है कि मैंने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे दोस्तों, जैसे कि गैस्ट्रेक्टोमी जो प्रोसीजर किया जाता है, चाहे वो पार्शियल हो या टोटल हो, उन सब के अंदर आपको क्या देखने को मिली थी, विटामिन B12 की क्या देखने को मिली थी दोस्तों, डेफिशिएंसी देखने को मिली थी। ठीक है, आपने बिल रोथ प्रोसीजर फर्स्ट पढ़ा है, बिल रोथ प्रोसीजर जो सेकंड पढ़ा है, ठीक है, आपने कंप्लीट जो गैस्ट्रेक्टोमी है वो भी पढ़ा हुआ है। तो उसमें आपने सबने क्या देखा था दोस्तों, सबके अंदर क्या होता है दोस्तों, इन सब के अंदर ही विटामिन B12 की क्या देखने को मिली थी, डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि उस समय जो पैराइटल और जो ऑक्जेंटिक सेल ऑफ द स्टोमक है, जो कि क्या सीक्रेट करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि बिना इंट्रिंसिक फैक्टर के एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है किसका दोस्तों, विटामिन B12 का। एक डिजीज होती है पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। डायरेक्टली हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, जबकि गलत है दोस्तों। पर्नीशियस एनीमिया इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टोमक की जो सेल्स हैं वो सीक्रेट कर रही हैं, इनके खिलाफ क्या बन जाती है दोस्तों, एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और ये इनको क्या करने लग जाती है, नष्ट करने लग जाती हैं, जिसके कारण क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी देखने को मिलेगी, और उसके कारण विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। उसके कारण विटामिन B12 की क्या देखने को मिलती है दोस्तों, डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो डायरेक्टली नहीं होता, पर्नीशियस एनीमिया के कारण होता है क्या, पर्नीशियस एनीमिया के कारण क्या होता है दोस्तों, एनीमिया होता है, या हम कहीं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। क्यों? पर्नीशियस एनीमिया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो हमारी बॉडी है खुद के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनाने लग रही है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर हमारी बॉडी का खुद का पार्ट है, ऐसे मान सकते हो आप। ठीक है, हमारी बॉडी खुद सीक्रेट कर रही है, उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बन के उसी को नष्ट करने लग रही है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं सीक्रेट होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा विटामिन B12 का, किसके अंदर, टर्मिनल इलियम के अंदर। तो उसके कारण उसकी क्या देखने को मिलेगी, आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। एक यहाँ पर है एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, मतलब डाइट के अंदर हम
डाइट के अंदर हम जो दोस्तों विटामिन B12 लेते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल के नाम से जानते हैं। डाइट के अंदर हम जो विटामिन B12 लेते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल के नाम से जानते हैं। एक जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो ये आता है कि विटामिन B12 के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, विटामिन जो B12 है दोस्तों उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी कोबाल्ट। इसलिए इसे हम कोबलामीन बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है इसका। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों फंक्शंस ऑफ विटामिन B12 की, फंक्शंस ऑफ विटामिन B12 की अगर हम बात करें दोस्तों, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा ये एक्टिवेशन ऑफ फोलिक एसिड की, एक्टिवेशन ऑफ फोलिक एसिड के लिए भी क्या होता है दोस्तों, ये जरूरी होता है। मतलब कि देखो सिंपल से बड़े आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो उसके कारण भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। सोचो कि हम फोलिक एसिड डाइट में ले भी रहे हैं लेकिन विटामिन B12 नहीं लेंगे तो भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें दोस्तों आरबीसी के फॉर्मेशन की, तो एक्चुअली में आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए चाहिए इसके फॉर्मेशन के लिए, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन के लिए चाहिए कि विटामिन B12। तो अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो फॉर्मेशन नहीं होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके कारण क्या देखने को मिलेगी, एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो फोलिक एसिड जो है दोस्तों मिथाइल टेट्रा फोलेट के अंदर प्रेजेंट होता है ये, और इस मिथाइल टेट्रा फोलेट का एक्टिवेटेड जो फॉर्म हो टेट्रा हाइड्रोफोलेट लिख लो इसको, मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट। ये मिथाइल टेट्रा हाइड्रो जो फोलेट है दोस्तों दैट कन्वर्ट इनटू टेट्रा हाइड्रोफोलेट, टेट्रा हाइड्रोफोलेट। दिस इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को अगर काम करना है तो इसके अंदर क्या होना पड़ेगा दोस्तों, कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब हम जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट ले रहे हैं। अब ये मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट काम करेगा नहीं बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर क्या काम करेगा दोस्तों, टेट्रा हाइड्रोफोलेट काम करेगा। जैसे कि हम विटामिन डी के अंदर भी पढ़ते हैं कि विटामिन जो D3 है कोलिक एल्सीफेरोल ले रहे हैं, लेकिन एक्टिवेटेड जो फॉर्म है वो 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिक एल्सीफेरोल होती है। ये तो पढ़ते हैं ना कि कोलिक एल्सीफेरोल तो हम ले रहे हैं, लेकिन जो एक्टिवेटेड फॉर्म होगी दोस्तों वो कौन सी होती है, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिक एल्सीफेरोल होती है। तो काम जो करती है वो कौन सी करती है, कैल्सिट्रायोल करती है यार, जिसे हम 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिक एल्सीफेरोल कहते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि हम जो हमारे बॉडी के अंदर फोलिक एसिड जा रहा है दैट इज मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जा रहा है, बट इट कन्वर्ट इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर एक्टिवेशन। सो इसका जब तक फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक भी फोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो इट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फोलिक एसिड, द एक्टिवेशन ऑफ द फोलिक एसिड, दैट्स व्हाई इट कैन आल्सो कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ द फोलिक एसिड इन आवर बॉडी। और डायरेक्टली आरबीसी का फॉर्मेशन करवा रही है तो उसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, एनीमिया हो सकता है। इसके लिए ये हेल्पफुल है। डीएनए के फॉर्मेशन के लिए भी दोस्तों क्या है ये जरूरी होती है, डीएनए फॉर्मेशन के लिए। तो डीएनए की फॉर्मेशन भी जरूरी होती है। अगर इसका सही तरह से आरबीसी के अंदर फॉर्मेशन नहीं हो पाता तो इसके कारण मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। इसके कारण जो आरबीसी की जो साइज है दोस्तों वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है और मैच्योर नहीं हो पाता है, तो वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहलाता है। तो वो भी इसके कारण देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जरूरी होती है दोस्तों जो हमारे नर्वस टिश्यू है उनके मेंटेनेंस के लिए भी क्या होती है, जरूरी होती है। नर्वस टिश्यूज के मेंटेनेंस के लिए भी क्या होती है दोस्तों, विटामिन B12 क्या होती है, जरूरी होती है। इसी कारण से जब हम विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक डेफिशिएंसी पढ़ेंगे हम SCDSC। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। SCDSC जो डिसऑर्डर है दोस्तों वो किसके कारण हो रहा है, वो नर्वस टिश्यूज के मेंटेनेंस नहीं होने के कारण होता है। दिस डिसऑर्डर इज आल्सो अकर बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अभी मैं बताऊंगा जब आप डेफिशिएंसी पढ़ाऊंगा तब। डेफिशिएंसी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके अंदर एक टेस्ट किया जाता है दोस्तों। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई विटामिन B12 के लिए कौन सा, इसके बारे में पता लगाने के लिए कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी सीलिंग टेस्ट। पहले हम विटामिन B12 देते हैं और विटामिन B12 देने के बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि उसका बॉडी के अंदर क्या हो पा रहा है, एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। विटामिन B12 देने के बाद उसका हम एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, चेक करते हैं।
तो इस टेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सीलिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। हम इस किस नाम से जानते हैं? सीलिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो सीलिंग जो टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को देखने के लिए किया जाता है। तो डायरेक्टली सिंपल सा बस एक लाइन का क्वेश्चन बनता है कई बार इसमें, कई बार डायरेक्टली एक लाइन का आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या, सीलिंग टेस्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सीलिंग टेस्ट के अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, विटामिन B12 की, या डायरेक्टली आपसे वो टेस्ट भी पूछ सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों इसके, अगर हम डिसऑर्डर, चलो लास्ट में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको RD पढ़ा देता हूँ। चलो डिसऑर्डर ही पढ़ देता हूँ, RD और डाइट में एक साथ पढ़ा दूंगा। अगर हम डिसऑर्डर की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर जो एक जो डिसऑर्डर है वो आप हमारे एग्जाम में आ जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना, पर्नीशियस एनीमिया है। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर एक्चुअली में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। या दूसरे शब्दों में मैं आपको कहूँ, अगर हम डिटेल में अच्छे से पढ़े, तो पर्नीशियस एनीमिया के कारण विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। क्यों? क्योंकि पर्नीशियस एनीमिया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा तो इंट्रिंसिक जो फैक्टर है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, और इंट्रिंसिक फैक्टर की दोस्तों डेफिशिएंसी होगी तो उसके कारण क्या होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों? एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा टर्मिनल इलियम में। तो कई सारे रीजन होते हैं, आपको पता है कि भाई गैस्ट्रेक्टोमी के कारण होता है, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस अगर ऑप्शन में दे तो वो भी एक रीजन होता है किसका? इंट्रिंसिक फैक्टर का। क्यों? गैस्ट्रिक जो सेल दोस्तों उनके अंदर क्या होने लग जाए? एट्रोपी होने लग जाए। तो जब सेल के अंदर एट्रोपी होगी तो वो कहाँ से सीक्रेट करेंगी? इंट्रिंसिक फैक्टर। तो एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस के कारण भी हो सकता है, गैस्ट्रेक्टोमी के कारण भी हो सकता है, और इसके अलावा पर्नीशियस जो एनीमिया है उसके कारण भी इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद में दोस्तों एक जो डिजीज होती है दैट इज SCDSC, इसको हम बोलते हैं सब एक्यूट डीजनरेशन कंबाइंड डीजनरेशन, देखो सॉरी C फॉर कंबाइंड, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो डायरेक्टली ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली हमें सीधा ऐसे पढ़ाते नहीं है, बट इसको हो सकता है कि आने वाले अच्छे नोट सेट के जो एग्जाम इसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि SCDSC जो डिसऑर्डर है दैट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच डिसऑर्डर। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो नर्वस टिश्यू, तो जो नर्वस टिश्यू उनके अंदर क्या होने लग जाता है दोस्तों? डीजनरेशन होने लग जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? सब एक्यूट डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रख लेना कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम अगर बात करें दोस्तों इसके RDA की और इसके सोर्सेज की, अगर हम इसके RDA की बात करें दोस्तों तो हम इसमें पढ़ते हैं इन्फेंट एंड चाइल्ड के अंदर, इन्फेंट एंड चाइल्ड, इसके अलावा एडल्ट के अंदर, इसके अलावा प्रेगनेंसी में एंड लैक्टेशन के अंदर। तो लगभग 0.2 माइक्रोग्राम पर डे नीड होती है दोस्तों किसके अंदर? इन्फेंट के अंदर। लगभग 1 माइक्रोग्राम पर डे की नीड होती है प्रेगनेंसी के अंदर। 1.2 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत होती है प्रेगनेंसी में, और 1.5 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत होती है लैक्टेशन। बस इतना याद रखो आप, तो 1, 1.2, 1.5 और ये 0.2। सोर्सेज जो होते हैं दोस्तों, ये एक ऐसी विटामिन होती है जो मेनली प्रेजेंट इन वेजिटेरियन के अंदर पाई जाने वाली कौन सी विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है दोस्तों? तो उसका आंसर क्या आएगा? दैट इज विटामिन B12। क्योंकि विटामिन जो B12 है दोस्तों ये मेनली प्रेजेंट होता है किसके अंदर? एनिमल सोर्सेज के अंदर। जो वीगन है उनके अंदर तो और भी ज्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। हम दोस्तों वीगन और वेजिटेरियन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वीगन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, वो एनिमल प्रोडक्ट मतलब मिल्क भी एनिमल प्रोडक्ट, बट हम खा लेते हैं, वेजिटेरियन है फिर भी हम मिल्क लेते हैं ना, मिल्क ले लेते हैं, घी ले लेते हैं, चीज ले लेते हैं, तो वो है तो एनिमल प्रोडक्ट ही ना। तो वीगन तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सोर्स के ऊपर रहेंगे तो उनके अंदर तो और भी ज्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो एनिमल अगर हम सोर्सेज की बात करें दोस्तों, तो एनिमल सोर्सेज के अंदर जैसे किडनी है, लीवर है, मीट है, मिल्क है, ठीक है, चीज है, तो इन सब के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों? विटामिन B12 देखने को मिलता है। कोई स्पेसिफिक सोर्स आपको यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसी विटामिन होती हैं जिनके अंदर आपको स्पेसिफिक सोर्स पढ़ना पड़ता है, उसमें डायरेक्टली पूछ लेता है वो। जैसे विटामिन A है, पूछ लेगा हेलीबट लीवर ऑयल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर पूछ लेगा कि फ्रूट्स के अंदर सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, या फिर पूछ लेगा कि जो
वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये किस में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल हो गया होगा, क्योंकि अब हम इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें दे रखा है भाई क्लाइंट हैड पार्ट ऑफ द इलियम सर्जिकली रिमूव्ड। अब क्लाइंट का जो इलियम का जो पार्ट है दोस्तों वो क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो क्यों इंडिकेटर होता है भाई, सीधी सी बात है, हेमेटोपोइटिक फैक्टर मतलब विटामिन B12 जो होता है दोस्तों किसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, ये इलियम के अंदर क्या होता है दोस्तों, एब्जॉर्ब होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि अगर हम इलियम को रिमूव कर दें या फिर हम स्टोमक को रिमूव कर दें दोस्तों, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर विटामिन B12 की क्या देखने को मिलती है, डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ये भी माना जाता है कि कुछ अमाउंट के अंदर, स्मॉल अमाउंट के अंदर जो इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया है दैट आल्सो फॉर्म द विटामिन B12। जो स्मॉल अमाउंट के अंदर जो इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया है दोस्तों वो भी क्या बनाते हैं, विटामिन B12 बनाते हैं। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं बंद करता हूँ। इसके बाद में पहला जो ऑप्शन है वो है फोलिक एसिड एब्जॉर्ब्ड इन द इलियम। फोलिक एसिड इज मेनली एब्जॉर्ब्ड इन मैक्सिममली एब्जॉर्ब्ड इन द ड्यूडेनम एंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इज एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम। मेनली ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है। थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों वो आयरन एब्जॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन स्टिमुलस बाइल साल्ट एब्जॉर्प्शन इन द इलियम। इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है आयरन का जो मेनली जो एब्जॉर्प्शन होता है दैट अकर्स इन द ड्यूडेनम। थर्ड वन इज द ट्रेस एलिमेंट, ये सब भी ड्यूडेनम के अंदर ही मेनली क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सेकंड। तो लिख लो, इसमें दोनों लिखाऊंगा मैं आपको, है ना। लिखो, स्टोमक के रिमूवल के कारण ब्रैकेट में लिखो डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर एंड इलियम के रिमूवल के कारण ब्रैकेट में लिखो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 कारण विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जल्दी से नहीं होती है, उसका मैंने आपको रीजन भी बताया था कि दिस इज द ओनली वाटर सोल्यूबल विटामिन दैट कैन स्टोर इन आवर बॉडी। तो एज लाइक फैट सोल्यूबल विटामिन द डेफिशिएंसी डजंट अकर रैपिडली, जल्दी से नहीं होती है इसकी डेफिशिएंसी, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि एन एक्टिव एडोलसेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर सर्जरी फॉर एन इलियोस्टोमी। दोस्तों एक क्लाइंट है जिसकी कौन सी सर्जरी की गई है, इलियोस्टोमी सर्जरी की गई है। इलियोस्टोमी वो सर्जरी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलियम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, जो इलियम जो पार्ट है दोस्तों उसके अंदर हम एक आर्टिफिशियल सर्कुलर ओपनिंग बनाते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम इलियोस्टोमी के नाम से जानते हैं। When planning a teaching session about the self care, the nurse includes sport that should be avoided by the client। उसको बता रहे कि भाई आपको खुद की केयर कैसे करनी है, और नर्स ये इंक्लूड करती है कि भाई आपको ऐसी ऐसी जो एक्टिविटीज हैं दोस्तों क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। विच शुड बी इंक्लूडेड ऑन द लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स टू बी अवॉइडेड। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं कोलोस्टोमी इलियोस्टोमी वाले लोग होते हैं दोस्तों, ये मेनली ये एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं, नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, यूजुअल डाइट या नॉर्मल जो डाइट है दोस्तों वो ले सकते हैं। इनकी सेक्सुअल जो एक्टिविटी या रिलेशनशिप है दोस्तों वो भी क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। बट इनको बस इस चीज के लिए कहा जाता है कि भाई जैसे मान लो यहाँ पर ओपनिंग की गई, ठीक है, और ओपनिंग करने के बाद बाहर की तरफ जो स्टोमा होता है दोस्तों उसके ऊपर बस चोट नहीं लगे, तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। भाई डायरेक्टली आपको वहां पर आके कोई चीज लग न जाए तो इसे हम किस नाम जानते हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। तो उनको कहा जाता है कि भाई आपको कॉन्टैक्ट जो स्पोर्ट्स है दोस्तों इनको क्या करना है, अवॉइड करना है। इसके अलावा आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस इसमें भी यही कह रहा है कि भाई जो क्लाइंट है उसको इलियोस्टोमी का था, नर्स उसको पढ़ा रही है कि आपको क्या क्या खेल क्या करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। तो आपको बताना है कि इनमें से जो लिस्ट है इनमें से कौन कौन से स्पोर्ट्स उसको क्या करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। तो कॉन्टैक्ट जो स्पोर्ट्स है दोस्तों वो क्या किए जाते हैं, अवॉइड किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में फुटबॉल,
ठीक है। फुटबॉल जो है दोस्तों उसको खेलने से डायरेक्टली फुटबॉल स्टोमा पे लग जा सकता है, तो वहां पर क्या हो सकती है दोस्तों, इंजरी हो सकती है। और एक जैसे कि आइस हॉकी, आइस हॉकी के मतलब बर्फ के ऊपर हॉकी खेलते हैं, तो वहां पर भी बॉल होती है वो डायरेक्टली लग सकती है दोस्तों, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा बाकी की जितनी भी जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म कर सकता है वो। स्विमिंग में बहुत अच्छी बात है, स्विमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ट्रैक जो इवेंट्स होते हैं, जैसे जो ट्रैक बने होते हैं, भागने के जो ट्रैक होते हैं, ठीक, रनिंग होती है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ट्रैक इवेंट्स में आते हैं, तो वो भी कर सकता है। क्रॉस कंट्री स्काइंग जो बर्फ के ऊपर ऐसे चलते हैं ना, बर्फ के ऊपर जो ट्रैक लगा होता है फिर वैसे भागते हैं, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, क्रॉस कंट्री स्काइंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये भी क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो बस फुटबॉल और आइस हॉकी ऐसे खेल हो गए दोस्तों जो कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट होते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि दैट कैन कोज ट्रोमा टू द स्टोमा। जो ओपनिंग बनाई गई है वो ओपनिंग क्या हो सकती है दोस्तों, डायरेक्टली उस पर लग सकती है और उसकी क्या हो सकती है दोस्तों, इंजरी हो सकती है। बस उसी को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। तो लिखो, इलियोस्टोमी के बाद क्लाइंट को कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलने से अवॉइड किया जाता है, खेलने से मना किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टोमा को इंजर कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टोमा की इंजरी कर सकते हैं, ऐसे लिख लो, स्टोमा की इंजरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रूप में लिख लो, फुटबॉल एंड आइस हॉकी। फुटबॉल और आइस हॉकी को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। बाकी के जितने भी खेल हैं वो यू कैन प्ले। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वेश्चन अर्लियर, ठीक है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। एक क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर कोलोनोस्कोपी, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका कोलोनोस्कोपी किया जा रहा है, मैंने आपको कोलोनोस्कोपी के बारे में बताया अभी है। एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स ए टैप वाटर एनिमा, ठीक है। कोलोनोस्कोपी क्या होती है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके अंदर कैमरा और लाइट्स लगी हुई होती हैं, वो बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद पूरा जो इंटेस्टाइन है, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है दोस्तों, उसका हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, कोलोनोस्कोपी के नाम से जानते हैं। तो कोलोनोस्कोपी करने से पहले भाई क्लाइंट को क्या दे रहे हैं, हम एनिमा दे रहे हैं। अगर एनिमा नहीं होगा और अगर मान लो ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा दोस्तों, स्टूल होगा, तो जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कि भाई अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन हो, तो हम उसको टैप वाटर क्या दे रहे हैं दोस्तों, एनिमा दे रहे हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। इन विच पोजीशन शुड द नर्स प्लेस द क्लाइंट ड्यूरिंग द एनिमा, कि ऐसे क्लाइंट को दोस्तों कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो ये जो पोजीशन है दोस्तों दैट इज लेफ्ट सिम्स पोजीशन। अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों लेफ्ट सिम्स नहीं आएगा तो फिर लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन लिखा हुआ आएगा, लेफ्ट सिम्स लिखा होगा या फिर लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन लिखा हुआ आता है, लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन। इसका फायदा क्या मिलता है दोस्तों, इस एनिमा का फायदा देने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट सिम्स पोजीशन में जब पेशेंट हो जाता है ना, तो जब हम एनिमा का जो फ्लूइड इंसर्ट करते हैं उसमें ग्रेविटी का फायदा मिलता है और जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ जाता है। बाकी की जो पोजीशन है दोस्तों, जैसे कि बैक लाइन है, बैक पे लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन की तरह, नी चेस्ट हो या मिड फोलर हो, इन पोजीशन के अंदर अगर आप एनिमा दोगे दोस्तों तो उसके अंदर क्या होगा, इसमें तो बहुत ही कैसे दोगे आप, मिड फोलर पोजीशन में तो देना लगभग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी की पोजीशन में अगर आप एनिमा दोगे तो दोस्तों ग्रेविटी का फायदा नहीं मिलेगा, आप फ्लूइड दोगे तो वापस से क्या आएगा, बाहर की तरफ लीकेज होगा। तो इसलिए ग्रेविटी का फायदा उठाने के लिए कि ग्रेविटी के द्वारा आगे की तरफ चला जाए, तो इसलिए हम क्या देते हैं दोस्तों, ये पोजीशन देते हैं, लेफ्ट सिम्स या लेफ्ट साइड पोजीशन। तो लिख लो, देखो एनिमा के दौरान पेशेंट को, ऐसे लिख लो सीधा, एनिमा के दौरान पेशेंट को लेफ्ट सिम्स और लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन दी जाती है, लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन दी जाती है, लेफ्ट सिम्स और लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन दी जाती है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ए नर्स इज एजुकेटिंग ए क्लाइंट विद ए कोलोस्टोमी ऑफ द असेंडिंग कोलोन अबाउट यूजिंग ए कोलोस्टोमी अप्लायंस,
ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, क्या कह रहा है ये, नर्स इज एजुकेटिंग ए क्लाइंट, एक पेशेंट को एजुकेट कर रही है, पढ़ा रही है, किसके बारे में, कोलोस्टोमी के बारे में। किस चीज की कोलोस्टोमी हुई है दोस्तों, असेंडिंग कोलोन की कोलोस्टोमी हुई है, यूजिंग ए कोलोस्टोमी अप्लायंस। ठीक है, उसको कोलोस्टोमी जो अप्लायंसेज हैं उनका यूज कैसे करते हैं। कोलोस्टोमी अप्लायंसेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोलोस्टोमी के बाद में, जब कोलोस्टोमी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में पेशेंट किस प्रकार से दोस्तों क्या करेगा, वो बैग को अप्लाई करेगा, उसमें से स्टूल बाहर आएगा, उसको अटैच कैसे करेगा, तो वो सब जो चीजें होती हैं जिसका यूज किया जाता है, दैट आर कॉल्ड कोलोस्टोमी अप्लायंसेज। विच इंस्ट्रक्शंस टू द नर्स प्रोवाइड टू हेल्प प्रिवेंट लीकेज ऑफ स्टूल फ्रॉम द अप्लायंस। तो आपको क्या करना है कि क्या इंस्ट्रक्शन दोगे दोस्तों आप ऐसे क्लाइंट को, कि भाई जिससे जो अप्लायंसेज है दोस्तों उनसे जो स्टूल है उसका क्या नहीं हो दोस्तों, लीकेज नहीं हो। तो आपको क्या करना है कि भाई लीकेज को आपको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों। मान लो आपने यहाँ पर बैग है, ये पर्सन है, एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में मान लो ये पर्सन है, ठीक है, इसका यहाँ पर कोलोस्टोमी हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में मान लो, या इस जगह पे मान लो यहाँ पे कोलोस्टोमी हुआ है और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, कोलोस्टोमी बैग लगा दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई इस बैग से जो स्टूल है ना वो बाहर की तरफ क्या नहीं हो दोस्तों, लीकेज नहीं हो, क्योंकि इसमें से स्टूल आएगा अगर स्टोमी बना दिए तो इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे। तो ये 4 ऑप्शन में इन्हीं की बात कर रहा है। पहला जो ऑप्शन वो कह रहा है कि इरिगेट द कोलोस्टोमी टू एस्टैब्लिश एन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ एलिमिनेशन, कि आप क्या करोगे, इरिगेट करोगे कोलोस्टोमी को ताकि जो एलिमिनेशन का जो पैटर्न है जो हम चाहते हैं वो बने। सेकंड दे रखा है एम्प्टी द अप्लायंसेज व्हेन इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/2 फुल विद फिशेज, कि अब इसको क्या कर दोगे, बैग को खाली कर दोगे जब ये 1/2 भर जाएगा फिशेज के साथ। थर्ड दे रखा है यूज एन एंटीसेप्टिक टू क्लीन द पेरिओस्टल स्किन, जो स्टोमा बना हुआ है उस स्टोमा के चारों तरफ की जो स्किन होती है दैट इज कॉल्ड पेरिओस्टल स्किन। इसे हम किस नाम से जानते हैं, पेरिस्टोमल के नाम से जानते हैं। पेरी मतलब चारों तरफ और स्टोमा मतलब स्टोमा, स्टोमा की चारों तरफ की स्किन पेरिस्टोमल स्किन कहलाती है। बिफोर अप्लाइंग द ये सेलेक्ट एन अप्लायंस विद ए पाउच ओपनिंग ऑफ एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लार्जर देन द स्टोमा, कि आप जो अप्लायंस यूज कर रहे हो दोस्तों उसका जो पाउच है वो कम से कम क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर लार्जर होना चाहिए स्टोमा से। मुझे पता है कि आपको 1% भी समझ में नहीं आया, तो इसलिए उसको समझाने के लिए मैं आपको इसको पढ़ाता हूं तब आप समझ में आएगा। कोलोस्टोमी क्या है दोस्तों, कोलोस्टोमी इज एन आर्टिफिशियल circular opening in large intestine and abdomen, क्या करेंगे दोस्तों भाई, अंदर से मान लो बॉडी के अंदर अगर हम अंदर से बात करें, ठीक है, ये सीकम है, सीकम से असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन और यहाँ पर ये सिग्मोइड कोलोन है। तो अगर हम बात करें दोस्तों अंदर से हम क्या बनाएंगे, एक तो अंदर से बनाएंगे और फिर बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो एब्डोमेन है उससे भी तो बाहर निकालेंगे ना, तो स्किन से भी बाहर निकालेंगे। तो एक ओपनिंग बना दें जो कि पहले से बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या कहलाएगी दोस्तों, आर्टिफिशियल ओपनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल ओपनिंग कहलाती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। अब कोलोस्टोमी क्यों किया जाता है, इसका भाई क्या क्या पर्पज हो सकते हैं, तो भाई इसके ये पर्पज होते हैं कि हम फीकल जो मैटर है उसको बाहर निकालने के लिए, कि इस जगह से क्या होगा दोस्तों, फीकल मैटर क्या होगा, इवाक्यूएट होगा। तो टू इवाक्यूएट एक में लिखा देता हूँ सारे, जो फीकल मैटर है वो वहां से बाहर निकले। इसके बाद में जो फ्लेटस है, जो गैस है, फ्लेटस जो है दोस्तों वो बाहर निकले। इसके अलावा इंटेस्टाइन के अंदर कुछ म्यूकस भी बनता है दोस्तों, वो भी क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो जो म्यूकस है दोस्तों वो भी बाहर निकले। तो फीकल मैटर, फ्लेटस और जो म्यूकस है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कोलोस्टोमी करते हैं। किसी भी पेशेंट के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिनके बारे में अगर हम आगे अभी बात करूंगा, मैं आपको इंडिकेशन में बताऊंगा, तो जिसके कारण उसका जो स्टूल है दोस्तों वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसको हमें बाहर निकालना है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, क्रोन्स डिजीज हो, अभी बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, फीकल इंफेक्शन हो, ठीक है, इंटरसेप्शन हो, वोल्वुलस हो, किसी भी कंडीशन के अंदर मान लो फीकल मैटर को हमें बाहर निकालना है। फीकल मैटर है तो अब दूसरा जो रास्ता है दोस्तों जहां से फीकल मैटर निकल रहा है आपका रेक्टम एनस के थ्रू, उसको क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब उस रास्ते से नहीं आएगा, उसको वहां से कट कर देते तो अपने आप ही नहीं आएगा, क्योंकि जहां से वो कर रहे हैं अभी हम बात करेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है स्टोमा, तब मैं वहां पर आपको समझाऊंगा। तो उस रास्ते से नहीं आ रहा तो फ्लेटस भी कहां से आएगा, इधर से बाहर आएगा। और इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकस बन रहा है वो भी इसी जगह से बाहर आता है। इसलिए इसका क्या पर्पज होता है भाई, फीकल मैटर को, फ्लेटस को, जो म्यूकस है दोस्तों उसको बाहर इवैक्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये करते हैं। इसके इंडिकेशंस में मेन जो इंडिकेशंस आते हैं दोस्तों उसमें 3 आते हैं। एक तो क्रोन्स डिजीज के अंदर किया जाता है ये,
क्रोन्स डिजीज के अंदर किया जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर किया जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, दोनों को हम किस नाम से जानते हैं? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के नाम से जानते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के नाम से इन्हें जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है दोस्तों? कोलोरेक्टल कैंसर। अब कैंसर हो गया दोस्तों, उस पार्ट को वहां से आगे वाले पार्ट को मान लो रिमूव कर दिया हमने, मान लो सिग्मोइड कोलन को आपने एग्जाम्पल के लिए मान लो रिमूव कर दिया, या असेंडिंग कोलन पर डिसेंडिंग कोलन को पूरे को रिमूव कर दिया। अब वहां से हम क्या करेंगे? उससे पहले हम क्या बना देते हैं? ओपनिंग बना देते हैं कि स्टूल अब यहीं से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, आगे रेक्टम की तरफ जाएगा ही नहीं। तो इसलिए कोलोरेक्टल कैंसर में, क्रोन्स डिजीज में, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, इनके अंदर क्या किया जाता है? मेनली कोलोस्टोमी बनाया जाता है। अदर्स भी है, अदर्स के अंदर आप देख सकते हो, जैसे क्लाइंट का मान लो फीकल इंफेक्शन हो जाए और बार बार फीकल इंफेक्शन हो रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन है दोस्तों, उनके अंदर भी हम कर सकते हैं, जैसे कि इंटरसेप्शन है, टेलीस्कोपिंग ऑफ द प्रोक्सिमल लूप ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू डिस्टल लूप, ठीक है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं? इंटरसेप्शन एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये टेलीस्कोपिंग हो जाती है, तो इंटरसेप्शन के नाम से, वॉल्वुलस के नाम से, वॉल्वुलस हो जाए, किंकिंग हो जाए, बंद जाए दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशंस होती है दोस्तों, इनके अंदर भी क्या किया जा सकता है? कोलोस्टोमी बनाया जा सकता है। या फिर कॉन्जिनाइटल डिफॉर्मिटी हो, किसी पेशेंट के अंदर मान लो रेक्टम एनस बना ही नहीं है, या फिर इम्परफोरेट है, मतलब ओपनिंग नहीं हो रही है, ठीक है, इम्परफोरेट हो रेक्टम या एनस हो जाए, तो बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर दूसरा रास्ता हमें बनाना पड़ेगा। तो हम उस कंडीशन में हम क्या बना सकते हैं? कोलोस्टोमी बना सकते हैं। तो कॉन्जिनाइटल भी लिख लो, कॉन्जिनाइटल मालफॉर्मेशन, मालफॉर्मेशन, जैसे कि इम्परफोरेट, या रेक्टम में लिखा हुआ सकते हैं। इन सभी कंडीशन के अंदर हम क्या बना सकते हैं दोस्तों? कोलोस्टोमी बना सकते हैं। इसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। टाइप का मतलब क्या होता है कि एक तो कोलोस्टोमी को हम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, राइट लेफ्ट में बांट सकते हैं, भाई किस साइड पे स्टोमा बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, और कुछ अदर्स भी होते हैं। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है टेम्परेरी कोलोस्टोमी और एक होता है परमानेंट कोलोस्टोमी। टेम्परेरी कोलोस्टोमी कुछ समय के लिए बना रहे हैं, बाद में हम क्या कर देते हैं? उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि जो डिस्टल पार्ट इंटेस्टाइन का, मतलब जैसे सिग्मोइड कोलन वाला पार्ट है, डिस्टल पार्ट की तरफ आ गया, उस तरफ इन्फेक्शन हो रहा है और उसको प्रिवेंट करना है। फीकल मैटर आएगा तो और ज्यादा इन्फेक्शन को बढ़ाएगा, तो कुछ समय के लिए हम कोलोस्टोमी बना देंगे ताकि बाहर फीकल मैटर को पहले ही बाहर निकाल लिया जाए। जैसे असेंडिंग कोलन में बाहर निकाल लें हम, ठीक है, असेंडिंग कोलन के अंदर हमने बाहर निकाल लिया दोस्तों। इसके अलावा जैसे ट्रांसवर्स कोलन में हमने बाहर निकाल लिया, तो वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो वो इन्फेक्शन को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। तो टेम्परेरी भी बना सकते हैं, तो टेम्परेरी लगभग लेस देन 6 वीक के लिए बनाया जाता है, जबकि जो परमानेंट है दोस्तों वो मोर देन 6 वीक के लिए बनाया जाता है। परमानेंट को लाइफ टाइम भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? यूज कर सकते हैं। तो हम किस नाम जानते हैं? परमानेंट के नाम से जानते हैं। तो वो परमानेंट कोलोस्टोमी मेनली 6 वीक से ज्यादा जब हो जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? परमानेंट कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। और टेम्परेरी का मतलब क्या हो गया? लेस देन 6 वीक के लिए अगर कोलोस्टोमी बनाया जा रहा है तो वो टेम्परेरी कहलाएगा। अब जो इंटेस्टाइन है दोस्तों, उसको अगर हम बराबर 4 भागों में बांट दें तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इधर वाला जो पोर्शन होगा दोस्तों वो राइट कोलोस्टोमी कहलाएगा, और इधर वाला जो पोर्शन होगा दोस्तों इसे किस नाम से जानेंगे? लेफ्ट कोलोस्टोमी। अगर इस पोर्शन के अंदर कहीं भी कोलोस्टोमी बनाया जा रहा है तो राइट कहलाएगा, अगर इधर इस पोर्शन में बनाया जा रहा है तो दोस्तों क्या कहलाएगा? लेफ्ट कहलाएगा। राइट वाला जो होता है ना दोस्तों, राइट वाले के अंदर ज्यादातर ये वेट कोलोस्टोमी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? जो वाटर कंटेंट है ये सब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट वाले के अंदर जैसे स्टूल का फॉर्मेशन होता है तो उसी प्रकार से वाटर का क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसको हम ड्राई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको किस नाम जानते हैं दोस्तों? ड्राई कोलोस्टोमी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें किस नाम जानते हैं? वेट कोलोस्टोमी। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर ज्यादातर इसमें लिक्विड है, वाटर है, इंटेस्टाइनल जो वाटर जो सीक्रेट है उसके अमाउंट ज्यादा है। जो स्टूल जो होगा ना दोस्तों वो कैसा होगा? लगभग इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा। मैं सेमी सॉलिड नहीं बोल रहा हूँ, सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा। जबकि यहाँ पर जैसे स्टूल होता है ना उसी फॉर्म के अंदर पाया जाता है। जो हमारा जो स्टूल होता है, नॉर्मल जो स्टूल होता है उसी की फॉर्म में क्या पाया जाता है दोस्तों? इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम साइड के अकॉर्डिंग देखें तो सिंपल सी बात है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आप बांट सकते हो। तो साइड के अकॉर्डिंग देख सकते हो असेंडिंग कोलोस्टोमी, तो असेंडिंग कोलोन में बनाया जाएगा। ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, ट्रांसवर्स कोलोन में बनाया जाएगा। डिसेंडिंग कोलोन में बनाया जाएगा। और सिग्मोइड, तो सिग्मोइड कोलोन के अंदर बनाया जाएगा। तो जिस साइड पे बनाया जा रहा है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग हम इसके किस नाम जानते हैं? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोस्टोमी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इसके बाद में अगर हम अदर की बात करें दोस्तों
तो एक होता है डबल बैरल, एक होता है लूप और एक होता है एंड। तीनों कोलोस्टोमी है, लिखने की चाहे आपको जरूरत है भी नहीं। लूप कोलोस्टोमी, एंड कोलोस्टोमी और डबल बैरल कोलोस्टोमी। डबल बैरल कोलोस्टोमी के अंदर क्या करेंगे दोस्तों कि पूरे इंटेस्टाइन को दो भागों में कट करेंगे। जैसे ये इंटेस्टाइन है, इसको दो अलग अलग पार्ट के और दोनों पार्टों को क्या निकालेंगे दोस्तों, बाहर निकालेंगे। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, डबल बैरल कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। दो हो गए। अब आप एक बताता हूँ, मेन जो फंक्शनिंग करेगा वो कौन सा करेगा, जो इधर की साइड होगा वो प्रोक्सिमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोक्सिमल। ये राइट भी कहला सकता है। और ये वाला जो है दोस्तों, ये दूर की तरफ है तो डिस्टल। क्यों, इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट जो बाहर की तरफ जा रहा है दूर होगा, डिस्टल होगा, और जो बॉडी के पास की तरफ है वो क्या होगा दोस्तों, प्रोक्सिमल होगा। तो ये प्रोक्सिमल स्टोमा कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका डिस्टल स्टोमा कहलाएगा। मेनली जो स्टूल जो है ना दोस्तों, वो किसके द्वारा पास होगा, प्रोक्सिमल के द्वारा। हम क्या करेंगे, बाहर इवैक्यूएट करेंगे। स्टूल जो है किसके द्वारा, तो फंक्शनिंग पूछे आपसे कौन सा होता है, तो वो भी प्रोक्सिमल होता है। या पूछे कि भाई आप स्टूल या फीकल मेटल का जो इवैक्यूएट करोगे वो कहां से बाहर निकालोगे दोस्तों, तो वो भी किससे इवैक्यूएट किया जाएगा, प्रोक्सिमल से इवैक्यूएट किया जाएगा। क्लोज से कुछ नहीं निकलता, मेनली म्यूकस निकलता है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं कि कुछ भी बाहर नहीं निकले बॉडी से। तो इससे म्यूकस जरूर बाहर निकल सकता है, बट ये इसको हम क्या करके रखते हैं दोस्तों, कवर करके रखते हैं। क्यों, इसका कोई यूज है ही नहीं। हम जो सोचो आपकी जब यहाँ से मान लो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होकर आया, ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सीकम में आया, फिर इसके बाद में असेंडिंग कोलोन में आया, तो यहीं से फीकल मेटल निकल जाएगा। आगे कहाँ पहुंचेगा, तो आगे तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो दो पार्ट इंटेस्टाइन के, सोचो यहाँ से ये जुड़े हुए थे, इनको मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। ये दो पार्ट थे दोस्तों, इनको मैंने क्या कर दिया दोस्तों, कट कर दिया। कट करने के बाद दो अलग अलग हो गई, तो दोनों अलग अलग होंगे। तो जैसे इसके अंदर आ गया, तो उसके अंदर कहाँ से आएगा, क्योंकि दोनों तो कट है ना। तो जो भी फूड है, मान लो यहाँ से जा रहा था, एग्जाम्पल के लिए ऐसे गया, यहाँ तक पहुंचा, तो सारा फीकल मैटर हम इधर से निकाल लेंगे। आगे जो जा रहा है दोस्तों, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं ना। तो फीकल मैटर यहाँ पे होगा, क्यों, दोनों सेपरेटेड है, अलग अलग हैं ये, तो इसमें से कुछ आपको प्राप्त नहीं होने वाला। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, डबल बैरल कोलोस्टोमी के नाम से इसे जानते हैं। इसके बाद है दोस्तों लूप कोलोस्टोमी। लूप कोलोस्टोमी एक्चुअली में इसे बनाने का पर्पज ये है कि आप कुछ समय के लिए क्या कर रहे हो दोस्तों, टेम्पररी बना रहे हो कोलोस्टोमी, कि बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। बाद में क्या करना है दोस्तों, इसको जोड़ना है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, लूप कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। अब लूप कोलोस्टोमी के अंदर क्या होगा कि जैसे ये इंटेस्टाइन है, इसको आपने क्या किया दोस्तों, कट किया। कट करने के बाद मैंने अभी आपको डबल बैरल में क्या बताया, दोनों को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। डबल बैरल में अलग नहीं किया जाएगा, इंटेस्टाइन है दोस्तों, उसको बाहर बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है, मतलब बाहर निकाला, लूप बनाया जाता है। कई बार इसमें रोड का भी यूज किया जाता है, इसको सपोर्ट देने के लिए कि भाई बाहर जब निकल रहा है तो उसको सपोर्ट देने के लिए रोड भी लगाई जाती है। अब ये बाहर निकल गया है, बाहर निकलने के बाद इसको कट करेंगे। अब कट करके इसको ऐसे कट नहीं करेंगे दोनों अलग अलग हो। अगर दोनों अलग अलग हो गए तो ये तो डबल बैरल हो गया ना। तो इसका जो कुछ जो पार्ट है ना दोस्तों, वो लास्ट में रखा जाता है, उसको जोड़ा हुआ रखा जाता है। इस प्रकार से कुछ जो पार्ट है वो क्या रहेगा, जोड़ा हुआ रहेगा। इसका यहाँ से ओपनिंग हो जाएगी, इधर से भी ओपनिंग हो जाएगी, लेकिन लास्ट में कुछ पार्ट क्या रहेगा दोस्तों, अटैच्ड रहेगा। पूरा का पूरा अलग नहीं करते हैं इसमें, क्या नहीं करते हैं, पूरा का पूरा अलग नहीं करते हैं, कुछ पार्ट को जोड़े हुए रखते हैं इसके अंदर। तो अब बन गए तो इसमें भी दो ही बनते हैं, ठीक है, स्टोमा तो इसमें भी दो ही बनते हैं, लेकिन ये क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। कुछ समय के बाद में क्या करेंगे, जब हम इसको जोड़ना होगा तो इसको जोड़ने में क्या नहीं होगी दोस्तों, परेशानी नहीं होगी। बाद में इसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, लूप कोलोस्टोमी के नाम से इसे जानते हैं। थर्ड जो कोलोस्टोमी दोस्तों, दैट इज एंड कोलोस्टोमी। एंड कोलोस्टोमी जो है, इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों कि एक जो जैसे ये पार्ट है और ये पार्ट है, इस पार्ट को परमानेंटली क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, यहाँ से कट कर दिया जाएगा, इसका स्टोमा बना दिया जाएगा बाहर की तरफ ओपनिंग, और इसको परमानेंट क्या कर देते हैं, हम सूचर कर देते हैं। इसको परमानेंट क्या कर देते हैं, सूचर कर देते हैं इस वाले पार्ट को। दूसरा वाला जो पार्ट है, मतलब दो है, इनको कट किया, एक को हमने क्या कर दिया, स्टोमा बना दिया, इसको मैंने सूचर कर दिया हमेशा के लिए, बस अब ये बंद है, इस पार्ट से कभी कुछ नहीं आएगा। और ये वाला पार्ट है दोस्तों, इसको क्या कर दिया मैंने, ओपन कर दिया। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, एंड कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। देखो जैसे मैं समझाऊं आपको एंड कोलोस्टोमी कैसे होता है। जैसे मान लो यहाँ से मैंने इसको कट किया, ये कट कर दिया मैंने इसको, ठीक है, इस वाले पार्ट का तो स्टोमा बना दिया बाहर की तरफ, इसी से स्टूल पास आ जाएगा। इसको मैंने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर सूचरिंग कर दिया, इसको क्या कर दिया मैंने, सूचरिंग कर दिया। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एंड कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, एंड कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो प्रोसीजर किया जाता है, जिसके द्वारा बनाया जाता है, इसे हम हार्टमान प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। हार्टमान प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। और इसे हार्टमान पाउच भी बोल देते हैं, जो बंद कर दिया गया है इसे हार्टमान पाउच भी बोल देते हैं। ये हार्टमान पाउच भी कहलाता है। तो ये क्या है, एंड कोलोस्टोमी, मतलब परमानेंटली हमने एक पार्ट को क्या कर दिया, एंड कर दिया, खत्म कर दिया, बंद कर दिया, तो वो एंड कोलोस्टोमी हो गया। लूप के अंदर क्या हुआ, दोनों को बाहर निकाला, तो बाहर जब इंटेस्टाइन को बाहर निकालते हैं ना, तो वो लूप बन गया। ये क्या बन गया, लूप। लूप बनाकर कट करेंगे, लेकिन परमानेंटली पूरा सेपरेट नहीं करेंगे इन दोनों को, ये क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। जबकि डबल बैरल के अंदर क्या होगा दोस्तों, दोनों को सेपरेट करके दोनों स्टोमा बाहर बना दिए जाते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, डबल बैरल के नाम से जानते हैं, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बैग जो है उसको एम्प्टी करना चाहिए, कब एम्प्टी करना चाहिए दोस्तों? तो एक्चुअली में जो बैग है दोस्तों वो 1/3 जब हो जाए ना तभी क्या कर देना चाहिए, एम्प्टी कर देना चाहिए। मतलब कि आपने जो ये पर्सन है, इसके कोलोस्टोमी की हुई है यहाँ पे, और ये बैग लगाया गया है। अब इस बैग में स्टूल भरेगा तो ये स्टूल जब 1/3 हो जाए ना तभी भर देना चाहिए। लेकिन मोस्टली के अंदर ये दे रखा है कि भाई हाफ तक भी चला सकते हो आप, ठीक है, 1/2 तक भी चला सकते हो, 1/2 to 1/3 दे रखा है। और उन्होंने जो आंसर माना है उसमें उस क्वेश्चन के अंदर ये 1/2 मान रखा है, जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको लगभग याद क्या रखना है, मोस्ट प्रायोरिटी इसको 1/3 को देनी है, आपको ये भी याद रखना है। मोस्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, 1/3 को दोगे आप, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। तो वो एम्प्टी हो जाना चाहिए। इसमें आता है कि वेफर और जो फ्लैंज उसको कब चेंज करते हैं, तो 48 से 72 घंटे में चेंज करते हैं। और जो बैग है दोस्तों उसको कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे के अंदर क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। सॉरी। हम मुझे पता है कि आप लोगों को जो वेफर और जो फ्लैंज है ना, ये फ्लैंज जो है बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। हाँ, बैग तो चलो आप समझ गए होगे भाई ये बैग है, इसके अंदर भर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको नया बैग जो लोगे ना दोस्तों वो 72 घंटे के अंदर क्या करोगे, आप चेंज करोगे। 72 घंटे नए बैग की बात कर रहे हैं, डिस्पोजल करते हैं तो 72 घंटे में चेंज कर देते हैं। वेफर और जो फ्लैंग है दोस्तों वो हम 48 से 72 घंटे के अंदर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अभी मैं वेफर फ्लैंग को आपको समझाऊंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टोमा की अपीयरेंस, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। मतलब जो स्टोमा जो बना, ये बहुत अच्छा आदमी है, हमारे कितने क्वेश्चन हल करवा रहा है ये। जैसे मान लो ये स्टोमा बना दोस्तों, ठीक है, ओपनिंग जो बाहर की तरफ बन रही है वो क्या है, स्टोमा है। रेड बना देता हूं यार, तब याद तो रहे आपको, ग्रीन। तो ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि इसका जो कलर है ना वो कैसा होना चाहिए। कैसे समझोगे कि भाई स्टोमा आपका नॉर्मल अपीयरेंस है, तो इसका जो कलर है दोस्तों वो ब्रिक रेड होना चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि आप तो डेली उसको चेंज करोगे ना, यहाँ पर जो अप्लायंसेज है, कोलोस्टोमी अप्लायंसेज है वो लगाओगे, तो आपको डेली क्या करना पड़ेगा, उस स्टोमा को चेक करना पड़ेगा। अब वो जो स्टोमा को अगर दोस्तों आप चेक करोगे तो उसका जो कलर है ना वो कैसा होना चाहिए दोस्तों, ब्रिक रेड कलर होना चाहिए। अगर ब्रिक रेड ऑप्शन में नहीं मिले तब आप ब्राइट रेड करके आना, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आप ब्रिक रेड को क्या दोगे, प्राथमिकता दोगे, प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। ब्राइट रेड होना चाहिए, थोड़ा सा ये शाइनी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शाइनी। अगर और कोई भी कलर आता है दोस्तों आपका, जैसे पर्पल ब्लैक आता है, ठीक है, पर्पल ब्लैक आए, रेड ब्लैक आए, तो ये सब कलर किसको दिखाते हैं दोस्तों कि सही तरह से क्या नहीं हुआ है, परफ्यूजन नहीं हुआ है। मतलब ब्लड सप्लाई वहां पर क्या हो गई है, रुक गई है। ब्लड सप्लाई वेस्कुलर जो परफ्यूजन है दोस्तों वो क्या हो गया है, वहां पे अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, या सप्लाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पर अगर ऐसा कलर आ रहा है तो ये सप्लाई को क्या करता है, दिखाता है ये, ठीक है, कि अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रही है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको समझाता देता हूँ कि ये क्या होते हैं। देखो ये है कोलोस्टोमी जो बैग है, उसको मैं समझाता हूं कि जो कोलोस्टोमी जो अप्लायंसेज है ना वो क्या होते हैं दोस्तों। कोलोस्टोमी बैग जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक के अंदर क्या होते हैं दोस्तों कि सब कुछ अटैच्ड रहता है, ठीक है। सब कुछ अटैच रहने का मतलब आपको सर सब कुछ का क्या मतलब है, सब कुछ मतलब दोस्तों एक इसके दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है बैग और एक होता है वेफर या फ्लैंज, ठीक है। कोलोस्टोमी जो बैग है उसके दो पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, उसका कोलोस्टोमी खुद बैग या कोलोस्टोमी अप्लायंसेस भी मान सकते हो उसको आप, बैग की जगह ज्यादा अप्लायंस लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक बैग होता है दोस्तों, एक इसका अंदर क्या होता है, वेफर होता है, वेफर होता है, या इसको फ्लैंज भी बोलते हैं, FLANG, ठीक है। अब मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो कि अभी हमारे भैया आएंगे, वो फिर से आपकी हेल्प करेंगे। ये देखो, जैसे मान लो दोस्तों ये स्टोमा बना हुआ है और इसके ऊपर आपको अटैच करना है, तो कुछ तो बैग ऐसे आते हैं कि जो डायरेक्टली उसके अंदर क्या आता है, अटैच करने वाला सिस्टम भी आता है। तो अटैच करने वाला जो इसको चिपकाएगा ना, इसको हम इसको जब चिपकाएंगे, एडिसिव करेंगे या फिर मैकेनिकली फिट करेंगे, उसको चिपकाने के लिए दोस्तों जो सिस्टम होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, वेफेल के नाम से जानते हैं या फ्लैंज के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, वेफर या फ्लैंज कहते हैं उसे हम। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विद फ्लैंज और एक होता है विदाउट फ्लैंज। जो विद फ्लैंज होंगे दोस्तों वो ऐसा बैग आएगा, उस बैग के अंदर खुद ही क्या लगा हुआ रहेगा दोस्तों, ये फ्लैंज लगा हुआ रहता है या वेफर लगा हुआ रहता है कोलोस्टोमी बैग के अंदर ही, ठीक है। दूसरा, ये दोनों सेपरेटेड आते हैं, मतलब कि वेफर अलग आएगा और जो बैग है दोस्तों वो क्या आएगा, अलग आएगा। वेफर अलग आएगा और जो ब्लैक बैग है दोस्तों वो अलग आएगा। बैग को फिर इसके ऊपर क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लो इसके अंदर बैग नहीं है, अलग है, तो ये डबल वाला हो गया, तो इसमें ये वेफर फ्लैंज पहले हम इस पे अटैच करेंगे और उसके बाद में फिर इसके ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, जो बैग है उसको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। और अच्छे से समझाऊंगा, अभी टेंशन करने की कोई जरूरत आपको नहीं है।
ये देखो कि क्या क्या चीजें चाहिए आपको। जब भी आप मान लो कि कोलोस्टोमी अप्लायंसेज का यूज कर रहे हो, बैग लगा रहे हो, स्टूल को आप क्या कर रहे हो दोस्तों, बाहर इवैक्यूएट करने के लिए उस बैग को हटा रहे हो, नया बैग वहां पर अटैच कर रहे हो, तो सब कंडीशन के अंदर आपको क्या क्या चाहिए। एक चीज के अंदर चाहिए वॉश क्लोथ या वाइप्स, ठीक है। ये ड्राई वाइप्स होने चाहिए, ऐसे नहीं है जो बेबी के लिए यूज किए जाते हैं वेट वाइप्स, वैसे नहीं होने चाहिए, वो इरिटेशन कोज करते हैं। ड्राई वाइप्स मतलब क्लीन करना है आपको, सिंपल सा साबुन पानी से धोना है। आप गोज पीस ले लो, उसको साबुन का जो पानी उसको लगाओ, उसको धो, उसको वापस से धो, फिर वहां से जो वाटर है दोस्तों उससे क्या कर दो, क्लीन कर दो। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, वाइप्स चाहिए, या वॉश क्लॉथ भी यूज कर सकते हो आप, इसके अंदर वॉश क्लॉथ भी यूज कर सकते हो, या वाइप्स से जो वाइप्स आते हैं तो ड्राई वाइप्स होने चाहिए, उनको भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। या अगर आपके पास नहीं है तो क्लॉथ यूज कर लो, आप वॉश क्लॉथ भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एक चाहिए आपको कोलोस्टोमी अप्लायंस। अब जो कोलोस्टोमी अप्लायंस है वो मैंने आपको बताया था दोनों प्रकार का हो सकता है। अगर सिंगल है तो भी ठीक है, कि जिसके अंदर विद वेफर है, या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, ये विदाउट वेफर भी हो, मतलब अलग अलग भी हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है। तो इसमें देखो ये अप्लायंसेज हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ये इसके साथ में अलग हो गया, वेफर अलग हो गया और बैग क्या हो गया दोस्तों, इसमें अलग हो गया। तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। कई बार इसमें ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग पेस्ट का यूज करते हैं ताकि जो एडिशन है ना वो दोस्तों अच्छे से हो जाए। एडिशन क्या हो जाए, अच्छे से हो जाए, जब हम उसको चिपकाएं तो चिपका रहे, ऐसे नहीं हट जाए वो। तो पेस्ट का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक इसके अंदर मीजरिंग कार्ड या मीजरिंग गाइड का यूज करते हैं। देखो इसके अंदर आपको अलग अलग होल दिख रहे होंगे, तो वो होल को क्या करते हैं दोस्तों हम, जैसे ये हमारे भाई साहब है, ये आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पर इसके स्टोमा बना हुआ है, तो उसको ले जाकर अलग अलग उसके अंदर होल है, तो वो होल को अलग अलग ले जाकर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें चेक करते हैं कि भाई कितना है कितना है। तो मतलब इसका जो माप है ना वो लेते हैं उससे। क्यों? क्योंकि बाद में जब हम उस टेप को कट करते हैं ना, वेफर पे जो टेप लगी हुई होती है ना, उसको कट करना पड़ता है, उसको हम उतना ही कट करते हैं दोस्तों जितना इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा कट करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कि फिक्स ही कर दोगे भाई, स्टोमा को जितना फिक्स ही कर दोगे आप, फिक्स कैसे कर सकते हो आप, तो सही से अटैच नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, ज्यादा अटैच किया जाता है। तो 1/4 to 1/8 इंच लार्जर होना चाहिए दोस्तों। ये क्या होना चाहिए, 1/4 to 1/8 इंच लार्जर होना चाहिए जब आप इसका क्या ले रहे हो, मेजरमेंट ले रहे हो स्टोमा के साइज से। वेफर के जो एडिसिव जो है उसकी जो साइज जो है जो आप कट करोगे, उसको कट करने की जो साइज है वो कितनी ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों, 1/4 to 1/8 इंच क्या होना चाहिए, स्टोमा की साइज से क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। जैसे स्टोमा मान लो इतना है तो थोड़ा सा बड़ा हम क्या लेंगे, मेजरमेंट लेंगे, कितना ज्यादा बड़ा, 1/4 to 1/8। और जो वेफर आता है ना दोस्तों उसके ऊपर बने हुए रहते हैं भाई 1/4 1/8 कितना कितना आपको करना है, तो ऐसे भी बने हुए रहते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे कि भाई हमें वहां पर, क्योंकि जो टेप है ना दोस्तों उसको कट करते हैं ना चिपकाने के लिए, तो वो टेप को कितना कट किया जाएगा वहां पर, तो वही उसके लिए आपको मेजरिंग गाइड की जरूरत पड़ेगी। काटने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, सीजर चाहिए, और माप करने के लिए कि भाई कितना कटा है उसके अंदर वेफर के अंदर, तो आपको क्या चाहिए दोस्तों, एक पेन पेंसिल चाहिए, जिसके द्वारा आप मार्क कर लोगे भाई यहाँ इधर से मैं इतना इसको काटूंगा। तो यही सब क्या है दोस्तों, कोलोस्टोमी अप्लायंसेज है। अब इस प्रोसीजर को हम एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पर बिल्कुल ओपन कर दिया इसको, जो पहले वाले जो अप्लायंसेज थे उनको हटा दिया। हटाने के बाद में इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इसको सिंपल सोप एंड वाटर से क्या किया है, क्लीन किया है। आपको कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप सोप और वाटर से इसको क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। इसको बिल्कुल सोप एंड वाटर से लेकर ड्राई, आप एक कपड़ा ले लो, क्लॉथ ले लो, उससे आप इसको क्या कर दो दोस्तों, क्लीन कर दो सोप वाटर से। इसको क्लीन करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आप मेजरिंग टेप का यूज करोगे और मेजरिंग टेप को वहां पर लगा के देखोगे स्टोमा के ऊपर, सबको ले जाके जो इसकी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग आप 1/4 to 1/8 इंच ज्यादा क्या लोगे दोस्तों, साइज लोगे। 1/4 to 1/8 इंच क्या लोगे आप, इसकी साइज ज्यादा लोगे। साइज लेने के बाद जब जिसने आपने साइज ले ली दोस्तों, तो उसके मेजरिंग टेप को उस वेफर के ऊपर लगाएंगे, उसके पिछले हिस्से पर, ठीक है। वेफर को जहां चिपकाते हैं उसका जो पिछला जो हिस्सा है उसको उल्टा करके उसके ऊपर मार्क कर देंगे पेन से कि भाई हमें इतना इसको काटना है। फिर सीजर का यूज करके उसको हम वहां पे क्या कर देंगे दोस्तों, काट देंगे, ठीक है। अब इसको काटने के बाद में फिर हमें टेप को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चिपकेगी जो टेप जो यहाँ पर चिपकेगी उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तभी तो वहां पर चिपकेगी ना। लेकिन कई बार इसमें क्या यूज कर दिया जाता है दोस्तों, ये है एडिसिव, ठीक है। एडिसिव का भी यूज कर दिया जाता है, चिपकाने में क्या करते हैं, ये ज्यादा हेल्प करता है। तो एडिसिव पेस्ट आता है, ये इरिटेटिंग नहीं होता है, ये सिंपल ग्लू नहीं होता है, गोंद नहीं होता है, ठीक है। जैसे जो मिट्टी होती है ना लगभग उसके जैसा होता है ये। फिर इसको चारों तरफ हम लगा देंगे भाई, जहां पर हमें चिपकाना है उसके चारों तरफ थोड़ा सा हम लगा देते हैं ताकि चिपकने में क्या करे, हेल्प करे। वैसे इसके अंदर एडिसिव खुद भी आता है। इसको लगाने के बाद में दोस्तों बस इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, हम इसको यहाँ पर वेफर को इसको अटैच कर देंगे। इसमें वेफर के साथ बैग जो है वो डायरेक्टली दिया हुआ है, इसको चिपका देंगे, बस यही है, खत्म। इसके बाद प्रोसीजर, उसके अंदर जो भी स्टूल होगा वो सब उसके अंदर आ जाएगा। अब हम एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कोलोस्टोमी इरिगेशन एक टॉपिक और आएगा जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, जहां पर कोलोस्टोमी इरिगेशन के जो क्वेश्चंस होंगे स्टार्ट होंगे, तब मैं आपको जितने भी कोलोस्टोमी इरिगेशन है वो सारे बता दूंगा।
अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है पहला, इरिगेट द कोलोस्टोमी टू एस्टैब्लिश एन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ एलिमिनेशन। वैसे ये सही है, भाई कोलोस्टोमी को इरिगेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या रीजन दिया गया है दोस्तों कि ये रीजन दिया गया है कि असेंडिंग कोलोन के अंदर जो बनाया जाता है ना, असेंडिंग कोलोन के अंदर अगर कोलोस्टोमी किया जाता है दोस्तों, तो ये माना जाता है कि असेंडिंग कोलोन के अंदर ज्यादातर जो मैटर जो आता है ना वो हार्ड नहीं होता है, वो लिक्विड मैटर पाया जाता है। अब लिक्विड जो मैटर जो पाया जाता है ना दोस्तों, तो वो ज्यादातर ड्राई नहीं होता, तो उसको वैसे क्लीन करने की जरूरत नहीं होती। इरिगेशन मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वैसे उसको क्लीन कर रहे हो। इरिगेशन मतलब क्या होता है दोस्तों कि हम जैसे नॉर्मल सलाइन या टैप वाटर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम आईवी फ्लूइड लगाते हैं वैसे उसको लटका देते हैं, उसके बाद में जैसे आईवी लाइन होती है ना, उसी प्रकार से उसका एक कैथेटर होता है, उस कैथेटर को इस स्टोमा के अंदर क्या कर देते हैं दोस्तों, हम इंसर्ट कर देते हैं, स्टोमा के अंदर क्या कर देते हैं, हम इंसर्ट कर देते हैं और फिर उसको चला देते हैं 500 से 1000 ml, वो अंदर जाता है, फिर वो वापस से बाहर निकलता है, तो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, और जितना भी जो स्टूल जो भी बना हुआ है वो भी क्या आ जाता है दोस्तों, बाहर आ जाता है। ठीक है, वो इरिगेशन होता है, वो अलग मेथड है, इरिगेशन अलग मेथड है, अप्लायंस को अप्लाई करना क्या होता है, अलग मेथड होता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई असेंडिंग कोलोन के अंदर जो किया जाता है ना, उसके अंदर ज्यादातर किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इरिगेशन की नहीं जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो फीकल मैटर होता है वो सेमी लिक्विड होता है। क्या होता है दोस्तों, वो सेमी लिक्विड होता है, तो यहाँ पर जल्दी से किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि इस ऑप्शन में कह रहा है कि इरिगेट करेंगे हम कोलोस्टोमी को, ताकि एक नॉर्मल पैटर्न हो क्या बने, एलिमिनेशन बने, कि स्टूल पास करने के एक नॉर्मल पैटर्न बने। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई इरिगेशन की जरूरत नहीं होती है। सेकंड दे रखा है दोस्तों, थर्ड देखते हैं, यूज एन एंटीसेप्टिक टू क्लीन द पेरी स्टोमल स्किन बिफोर अप्लाइंग द अप्लायंसेस। मैंने आपको अभी बताया था, आपको याद होगा, भाई स्टोमा बनाया हुआ है, उसको हम क्लीन करते हैं, किससे क्लीन करते हैं, सोप एंड वाटर से क्लीन करते हैं, हमें कोई भी एंटीसेप्टिक की जरूरत नहीं होती। तो सोप प्लस वाटर से आप इसको क्या कर दो दोस्तों, क्लीन कर दो। डोंट यूज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कैन इरिटेट द स्टोमा, स्टोमा को क्या कर सकता है, इरिटेट कर सकता है वहां पे, तो इसका भी यूज नहीं करते हैं। सेलेक्ट एन अप्लायंस विद ए पाउच ओपनिंग, जो अप्लायंस यूज कर रहे हैं, जो वेपर यूज कर रहे हैं, उसकी जो पाउच ओपनिंग है वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लार्जर होनी चाहिए स्टोमा से। मैंने आपको बताया अप्लायंस की जो पाउच जो ओपनिंग है वो 5 सेंटीमीटर नहीं होनी चाहिए, वो 1/4 to 1/8 इंच लार्जर होनी चाहिए, 1/4 to 1/8 इंच लार्जर होनी चाहिए, न कि 5 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो राइट जो आंसर आपके सामने वो है एम्प्टी द अप्लायंस व्हेन इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/2 फुल विद फीसेज। मतलब जो अप्लायंस में सब आएगा उसमें कोलोस्टोमी बैग भी आएगा, तो कोलोस्टोमी बैग जो है दोस्तों जब वो स्टूल से भर जाएगा, फीकल मैटर से भर जाएगा, तो वो लगभग जब 1/2 भर जाए, क्या भर जाए, 1/2 भर जाए, तो एक्चुअली में जो राइट जो आंसर होता है दोस्तों वो 1/3 होता है, ठीक है, तीसरा भाग, लेकिन उन्होंने माना है 1/2 तक। तो 1 आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन के अंदर अगर आपको 1/3 मिले तो वही सही करके आना, अगर वो नहीं मिलेगा दोस्तों तो फिर 1/2 करके आओगे। अब यहाँ पर तो ऑप्शन में 1/2 ही है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, अगर ज्यादा फीकल मैटर बढ़ गया तो एडेसिटी हट जाएगी और वहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, लीकेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, जो भी स्टूल है सब कुछ क्या निकल जाएगा, बाहर निकलने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि एडिसिव भाई वो प्रेशर ऐसे थोड़ी आप 10 किलो वेट लटका दो यहाँ पे, ठीक है, तो वेट बढ़ेगा तो वहां से क्या होगा, लीकेज होगा, वो जो एडिसिव है वहां से हटेगी, तो उसके कारण क्या हो सकता है, लीकेज भी हो सकता है। और दिस फीकल मैटर विल इरिटेट द स्टोमा, ये क्या करेगा, जो स्टोमा है दोस्तों उसको क्या करेगा, इरिटेट करेगा अगर लीकेज होता है तो। इसलिए इसको 1/2 जब फुल हो जाए या 1/3 to 1/2 हो जाए फुल, तो तब इसको क्या कर देना चाहिए, एम्प्टी कर देना चाहिए। तो लिखो कोलोस्टोमी अप्लायंस को, कोलोस्टोमी अप्लायंस ब्रैकेट में बैग लिख लो, बैग को 1/3 to 1/2 फुल होने पर इसको स्टार देना, पहले ये यूज करना आप, होने पर इसे चेंज कर देना चाहिए, इसे चेंज कर देना चाहिए। चेंज कर देना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ज्यादातर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे शायद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एक न्यू कोलोस्टोमी। देखो न्यू कोलोस्टोमी बनी है क्लाइंट की। ऐसे जो क्लाइंट होते हैं ना दोस्तों, एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, नई चीजों को सीखने में उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्यों भाई, पेशेंट एकदम नॉर्मल था, मान लो नॉर्मल डिजीज तो थी उसको, लेकिन स्टूल पास करने का उसको जो एलिमिनेशन जो मेथड था वो नॉर्मल था, ठीक है। अब एकदम से वो जब सर्जरी के बाद में आया तो उसने देखा कि उसके यहाँ पर ओपनिंग कर रखी है, इधर से स्टूल को पास करना है, इधर ही बैग लगाना है, इधर से स्मेल भी इधर से ही होगी, लोगों को चेहरे बनेंगे मेरे को देख के कैसी स्मेल आ रही है, तो साइकोलॉजिकली क्या पड़ता है दोस्तों, इस पर इफेक्ट पड़ता है क्लाइंट को ना।
विच क्लाइंट आउटकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज गोल एसोसिएटेड विद एडजस्टिंग टू ए न्यू कोलोस्टोमी। भाई कोई भी क्लाइंट है, उसकी न्यू कोलोस्टोमी लगी है और हमें उसका क्लाइंट किस प्रकार से एडजस्ट होगा, तो इसके लिए हमें लॉन्ग रेंज जो गोल बनाएंगे वो उसको समझाएंगे। तो उसमें क्या चीज जरूरी है उस क्लाइंट के लिए, विच क्लाइंट आउटकम, भाई वो चीज समझने के लिए दोस्तों, उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए जो हम लॉन्ग रेंज गोल बना रहे हैं जो कि न्यू कोलोस्टोमी के अरेंजमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो वो क्लाइंट के लिए क्या जरूरी है। सिंपल वर्ड में ये समझो, छोड़ो, व्हेन न्यू कोलोस्टोमी बनी है ना, तो आपके क्लाइंट को क्या चीज जरूरी है उसको समझने के लिए, बस सिंपल वर्ड में। पहला है मास्टरी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ द कोलोस्टोमी केयर। भाई एकदम से बनी है और आप चाहते हो कि वो क्या बन जाए, मास्टर बन जाए, सीधा पीएचडी कर ले कोलोस्टोमी में, वो आप पढ़ाने लग जाए कि ये टाइप होते हैं, ये होता है, ये होता है, तो वो बिल्कुल गलत है। हम क्लाइंट से न्यू कोलोस्टोमी में जब हम उसको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम उसे मास्टर की क्या नहीं करेंगे, उम्मीद नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, रेडीनेस टू एक्सेप्ट एन अल्टर्ड बॉडी फंक्शन, दिस इज द राइट आंसर। भाई एक बात बताओ, क्लाइंट आपकी सर्जरी हो गई क्लाइंट की, ठीक है, आपकी वार्ड में क्लाइंट आ गया और वो आकर जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, ये क्या बना दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया है, ये मेरे हटाओ इसको, वापस से मेरे को सही करो नॉर्मल, ये क्या है। अब आप उसको ये बताओगे भाई ऐसे ऐसे केयर करना, ऐसे ऐसे करना, अरे भाई ऐसे नहीं कर सकते हम। पहले तो उसको एक्सेप्ट होना जरूरी है, वो कोई चीज पे मास्टरी कर रहा है, वो कोई रिसोर्स का यूज कर रहा है, नॉलेज डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में हम उसे दे रहे हैं, उन सब चीजों से पहले क्लाइंट की एक्सेप्टेंस जरूरी है ना। क्लाइंट जोर जोर से चिल्ला रहा है कि भाई मेरे ये कोलेस्ट्रॉल क्या बन गए, क्या है ये, मेरी बॉडी खराब कर दी तुमने, ये सामने से सबको दिखेगा, न मैं सही तरह से ड्यूटी कर पाऊंगा, न मैं कुछ कर पाऊंगा, इस लोग ऐसे सोचेंगे, क्या देखेंगे। और आप उसको ये थोड़ी समझाओगे ऐसे ऐसे, ये देखो ये बैग होता है, इसको ऐसे अप्लाई करोगे, ऐसे थोड़ी कहोगे आप। पहले क्लाइंट को समझने के लिए क्लाइंट को खुद को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ ये बन गया, ठीक है, अब मैं अपनी लाइफ को इसी के साथ जीऊंगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना दोस्तों, इसमें क्या होती है कि क्लाइंट क्या करे, रेडीनेस करे टू एक्सेप्ट एन अल्टर्ड बॉडी फंक्शन। उसको खुद को, उसका जो बॉडी फंक्शन अल्टर्ड हुआ है दोस्तों, कहां से उसका स्टूल पास हो रहा था, अब कहां यहां से स्टूल पास हो रहा है, ठीक है, एक नई ओपनिंग बन गई है बॉडी के अंदर, तो उसको एक्सेप्ट करना दोस्तों सबसे पहले क्या है, क्लाइंट के लिए जरूरी है। अब कोई भी गोल बनाओगे ना, उससे पहले ये जरूरी है कि क्लाइंट खुद इसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। अगर क्लाइंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, तो आप उसको कितना भी मास्टरी करवा दो, कितने भी टाइप बता दो, समझा दो, ये है ये मेथड करके, क्लाइंट सुनेगा ही नहीं आपकी बात। क्यों? क्योंकि वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, करें हटाओ इसको, वापस से मेरे को रिकंस्ट्रक्ट करो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोलेस्ट्रॉमी, तो वो जरूरी होता है। अब ये इन दोनों का भी सेम ही रीजन होगा, सेम ही रैशनल होगा, इसका भी ये होगा, मास्टरी ऑफ टेक्निक टाइम के साथ आता है, क्लाइंट को पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है तभी होगा। ठीक है, जो कम्युनिटी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको बारे में वो क्या हो, अवेयरनेस हो, मतलब क्या क्या चीजें वो यूज करेगा। भाई कोलोस्टोमी बैग ऐसा आता है, ये बैग आता है, 2 टाइप का बैग होते हैं, ये होते हैं, डबल ये होती है, तो ये सब चीजें उसको समझना है। तो ये सब समझने के लिए पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है। नॉलेज ऑफ द नेसेसरी डाइटरी मॉडिफिकेशन, वैसे इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, एज यूजुअल डाइट हम देते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बताएंगे भाई ये डाइट होती है इसके अंदर, तो आप नॉर्मल यूजुअल डाइट लेते हो, तो ये नॉलेज भी कब काम आएगा, जब वो उसको एक्सेप्ट करेगा। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तब तक वो कुछ नहीं सुनेगा आपकी। ठीक है, आप जो कुछ भी करते रहो वो कहेगा मुझे नहीं सुनना, पहले मुझे सही करो आप। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, रेडीनेस टू एक्सेप्ट एन अल्टर्ड बॉडी फंक्शन। तो लिखो कोलोस्टोमी के बाद क्लाइंट को कोई भी, क्लाइंट के लिए लिखो, सॉरी, क्लाइंट के लिए कोई भी गोल बनाने से पहले यह जरूरी है कि क्लाइंट कोलोस्टोमी के द्वारा हुए अल्टर्ड बॉडी इमेज को एक्सेप्ट करे, ये सबसे जरूरी है। बाकी काम बाद में, जब तक वो इमेज एक्सेप्ट नहीं करेगा आप उसको कुछ भी पढ़ाओ, उसके लिए कोई काम नहीं है। ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम हो जाएगा, उसको सुनना ही नहीं है, आप उसको बीन बजा के उसको सुना रहे हो तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, नियोमाइसिन 1 ग्राम इज प्रेस्क्राइब्ड प्री ऑपरेटिवली फॉर ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर ऑफ द कोलोन। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको कैंसर ऑफ द कोलोन का डायग्नोसिस बनाई गई है, नियोमाइसिन हमने 1 ग्राम क्या किया, प्रेस्क्राइब किया है ऑपरेशन से पहले। क्लाइंट आस्क व्हाई नियोमाइसिन इज बीइंग गिवन, व्हाट इज द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स। भाई क्यों दिया जा रहा है नियोमाइसिन? एक नियोमाइसिन हमने एनिमा दिया था
किसके अंदर, सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर। क्यों दिया था कि जो बैक्टीरिया जो है ना दोस्तों उनको मारने का काम करता है, तो उससे प्रोटीन का सिंथेसिस कम होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस कम होगा तो अमोनिया का फॉर्मेशन कम होगा, अमोनिया का फॉर्मेशन कम होगा तो ब्रेन तक अमोनिया कम जाएगा, ब्रेन तक अमोनिया कम जाएगा तो एनसेफेलोपैथी, जो हिपैटिक एनसेफेलोपैथी, उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बट यहां पर वो रीजन मत डाल देना, यहां पर दे रखा है भाई क्यों देते हैं, ताकि दोस्तों नियोमाइसिन क्या काम करता है, वहां भी बैक्टीरिया को किल करते, प्रोटीन की प्रोडक्शन को कम कर रहा था, यहां भी यही काम करेगा कि भाई बैक्टीरिया को किल करेगा। क्यों, अगर इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया रहे और वहीं आपने उसकी क्या किया दोस्तों, सर्जरी की है, कैंसर ऑफ द कोलोन है, उसके आप सर्जरी करने जा रहे हो, आपको प्री ऑपरेटिवली, सर्जरी से पहले है मतलब प्री ऑपरेटिवली, तो सर्जरी करने जा रहे हो ना, सिंपल सी बात है, प्री ऑपरेटिवली है वो तो दोस्तों अगर वो बैक्टीरिया रहे वहां पे तो क्या करेंगे दोस्तों, इन्फेक्शन कोज करेंगे। तो उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे उसको, एंटीबायोटिक देंगे, नियोमाइसिन देंगे। ये नियोमाइसिन क्या करेगा, उन बैक्टीरिया को किल करेगा, ताकि क्या नहीं कोज करें, वो डिक्रीज करें, इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो कम हो जाए। बस ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट विल डिक्रीज योर किडनी फंक्शन एंड लेसन यूरिन प्रोडक्शन ड्यूरिंग सर्जरी। ये कह रहा है कि भाई नियोमाइसिन देने से आपकी किडनी के जो फंक्शन है ना दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इसके कारण यूरिन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कम हो जाएगा। ये कोई पर्पज नहीं होता है हम यूरिन का प्रोडक्शन कम करेंगे, हम फुल कैथेटराइजेशन कर देते हैं, यूरिन आता रहता है। और वैसे भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है नियोमाइसिन का, क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज कर सकता है ये, इसलिए इसके साथों को छेड़छाड़ वैसे ही नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पहले से ही ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करवा रहा है, तो ये भी रीजन नहीं होगा। थर्ड क्या देखा, इट इज यूज्ड टू अल्टर द बॉडी फ्लोरा विच रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ट्यूमर टू द एडजेसेंट ऑर्गन। ठीक है, इट इज यूज्ड टू अल्टर द बॉडी फ्लोरा, भाई बॉडी की जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अल्टर करता है। चलो इस बात को अभी तक हम सही मान लेते हैं, ठीक है, उनको मारने का काम कर ले, ये भी मान लो आप। which reduce the speed of the tumor of the adjacent organ, metastasis, speed of the tumor to adjacent organ is known as metastasis। मतलब एक organ के अंदर अगर कैंसर हो रहा है वो दूसरे organ के अंदर फैल रहा है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, adjacent organ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कोलोरेक्टल जो कैंसर है उसकी मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक जो साइट है दैट इज लीवर होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि नियोमाइसिन क्या काम करता है दोस्तों, भाई बॉडी फ्लोरा को क्या कर देता है, अल्टर कर देता है, जिससे क्या होगा, ट्यूमर नहीं फैलेगा। अरे भाई इनको अल्टर करने से ट्यूमर का फैलने का कोई लेना देना नहीं है। नियोमाइसिन के देने से मेटास्टेसिस को रोकना, ये भी कोई लेना देना नहीं है कि भाई नियोमाइसिन के कारण मेटास्टेसिस रुक जाएगा, ऐसा भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। या फिर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारकर मेटास्टेसिस को रोक दोगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इट इज यूज टू प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग एन इन्फेक्शन, पार्टिकुलरली ब्लड इन्फेक्शन। ये लाइन बिल्कुल सही थी, ये लाइन यहां तक बिल्कुल सही थी कि इट इज यूज टू प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग एन इन्फेक्शन। भाई इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, अब वो कोई सा भी हो, चलो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मान लेंगे एक मिनट के लिए हम। अगली लाइन ने पूरा खत्म कर दिया काम, पार्टिकुलरली ब्लड इन्फेक्शन बिफोर सर्जरी, बिल्कुल गलत। ब्लैडर के इन्फेक्शन के लिए नहीं करता है दोस्तों ये, ठीक है। ये किसके, इंटेस्टाइनल का जो इन्फेक्शन है दोस्तों उसको प्रिवेंट करने का क्या करता है, काम करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। तो लिख लो, लिखो कोलो, या सीधा सर्जरी लिखो आप, या लिख लो चलो, कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट में कोलेक्टोमी, प्रोक्टोकोलेक्टोमी करें या कोलेक्टोमी करें, कोलेक्टोमी सर्जरी से पहले, क्योंकि कोलोरेक्टल अगर रेक्टम में तक फैल गई है तो फिर प्रोक्टोकोलेक्टोमी करना पड़ेगा, और सिर्फ कोलोन में है तो कोलेक्टोमी से काम चल जाएगा। कोलेक्टोमी पेशेंट में, कोलेक्टोमी सर्जरी से पहले नियोमाइसिन दिया जाता है, नियोमाइसिन दिया जाता है। यह नियोमाइसिन बैक्टीरिया को खत्म करता है, जिससे इन्फेक्शन के रिस्क कम हो जाता है, इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी करो। ये दिया ऐसे नहीं है ना, दिया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूरा आपको मैं पढ़ा चुका हूं, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा सकता। एक क्लाइंट हैड ए कोलोन रिसेक्शन, ठीक है, कोलोन को कट किया गया, कोलेक्टोमी की गई है। फॉर्मेशन ऑफ द कोलोस्टोमी 2 days ago, साथ में इसको क्या बनाया गया है, कोलोस्टोमी बनाया गया है। What color does the nurse expect the stoma to be when assessing its viability? भाई ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपको कौन सा कलर होना चाहिए दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन में अगर ब्रिक रेड है तो बेस्ट आंसर होगा, नहीं है तो ब्राइट रेड आएगा। तो जो कोलोस्टोमी करने के बाद में
जो स्टोमा बनेगा, जो ओपनिंग बना रहे हो आप बाहर की तरफ दोस्तों, उसका जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, ब्रिक रेड होना चाहिए। ब्रिक रेड या ब्राइट रेड जो कलर है वो दिखाता है कि जो वेस्कुलर जो परफ्यूजन है, ब्लड का जो परफ्यूजन है वो सप्लाई अच्छी हो रही है, वहां पे ब्लड की सप्लाई क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। अगर उसका कलर दोस्तों कुछ भी होता है, पिंक है, ग्रे है, डार्क पर्पल है, ठीक है, रेड ब्लैक है, तो ये सब चीजें किसको दिखाते हैं दोस्तों कि सही से परफ्यूजन नहीं हो रहा है, सही से वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। तो उसको एससीपी को हमें क्या करना चाहिए, नोटिफाई करना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, ब्रिक रेड आ जाएगा। तो लिख लो, कोलोस्टोमी के बाद, कोलोस्टोमी के बाद स्टोमा का कलर, कोलोस्टोमी के बाद स्टोमो का कलर ब्रिक रेड, ब्रिक रेड नॉर्मल परफ्यूजन को शो करता है, नॉर्मल परफ्यूजन को शो करता है, नॉर्मल परफ्यूजन को शो करता है, नॉर्मल परफ्यूजन को शो करता है। यही कलर होना चाहिए इसका, ब्रिक रेड होना चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तब ब्राइट रेड करके आओगे, ठीक है, नहीं तो ब्रिक रेड कि ब्लड सप्लाई सही से हो रही है, बाकी में ब्लड की सप्लाई सही से नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन की पूरी क्लास आपको देखनी है यूट्यूब के ऊपर, टीम नर्सिंग क्लासेज में हमारे शेर सिंह सर ने ये पूरा टीपीएन आपको पढ़ा रखा है, तो एक बार उसको जाकर जरूर देखना। और एक कोलोस्टोमी की क्लास भी आप देख सकते हो, पूरा कोलोस्टोमी उसमें समझा रखा है, ठीक है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आफ्टर एक्सटेंसिव कोलोन सर्जरी, ठीक है, एक लंबी कोलोन सर्जरी हुई है उसकी, मतलब ज्यादा बड़े पार्ट को जब रिमूव किया जाता है तो एक्सटेंसिव कहलाता है। द नर्स कंक्लूड्स दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड टीचिंग अबाउट द पर्पस ऑफ द टीपीएन व्हेन द क्लाइंट इज डेड। भाई टोटल पेरेंटल जो न्यूट्रिशन है वो क्यों दिया जाता है क्लाइंट को, उसका पर्पस पूछ रहे हैं, बस ये सिंपल सी बात है कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देने का क्या पर्पस है। पहला दे रखा है कि प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म न्यूट्रिशन आफ्टर सर्जरी, बिल्कुल गलत है। टीपीएन ज्यादातर है ना तभी दिया जाता है दोस्तों जब क्लाइंट को हमें लॉन्ग टर्म देना होता है, ठीक है। कुछ समय के लिए तो न्यूट्रिशन वैसे भी चेंज कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन हमें जरूरत पड़ेगी, उसको हम बॉडी में हर चीज हमें जो भी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना दोस्तों, वो हर रिक्वायरमेंट क्या करता है, टीपीएन पूरा करता है। तभी तो हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। टोटल मतलब पूरा, पेरेंटल का मतलब कैसे फॉर्म में दे रहे हैं हम, आईवी फॉर्म में दे रहे हैं तो वो पेरेंटल हो गया, और न्यूट्रिशन मतलब जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो सब क्या हो रहा है उसमें सप्लाई हो रहा है। तो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म नहीं आएगा यहाँ पे, कैसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है दोस्तों, ये हमें लंबे समय के लिए जब हमें देना होता है तब हम टीपीएन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म का यूज करते हैं। असिस्ट इन प्रोवाइडिंग सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन, बिल्कुल गलत है। सप्लीमेंट का मतलब हो गया कि कुछ न्यूट्रिशन है, पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, थोड़ा न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट है, बट यहां पर ये टोटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है दोस्तों। जितना भी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा वो किसके द्वारा मिलेगा, टीपीएन के द्वारा मिलेगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड है प्रोवाइडिंग टोटल न्यूट्रिशन व्हेन जीआई फंक्शन इज क्वेश्चनेबल, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कि अगर क्लाइंट के अंदर के अंदर टोटल न्यूट्रिशन देना हो जब हम ओरली नहीं दे सकते हो, या जीआई जो फंक्शन है ना दोस्तों वो क्या हो, अल्टर्ड हो गया हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, टोटल न्यूट्रिशन देते हैं, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, टीपीएन के नाम से जानते हैं। फोर्थ क्या कर रहा है, असिस्ट पीपल हु आर अनेबल टू ईट बट हैव एक्टिव जीआई फंक्शन। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर फंसा सकता है आपको, इस ऑप्शन में कई बच्चे फंसेंगे कि सर ये भी तो राइट आंसर हो सकता है ना कि भाई उन जो लोग खा नहीं पा रहे हैं लेकिन उनका जीआई फंक्शन एक्टिव है। अरे भाई अगर आप मान लो वैसे ईट नहीं कर पा रहे हो और आपका जीआई फंक्शन काम कर रहा है तो मैं ट्यूब्स डाल दूंगा ना आपको, ठीक है, क्या डाल दूंगा, मैं जो गैस्ट्रिक ट्यूब डाल दूंगा, जो इंटेस्टाइनल ट्यूब डाल दूंगा, वो डाल देंगे हम। ये क्यों करेंगे हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देने की क्या जरूरत है, अगर जीआई फंक्शन सही से काम कर रहा है तो आप ट्यूब डाल दो, ठीक है, ट्यूबिंग के द्वारा कर सकते हो आप, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें जीआई फंक्शन काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, जीआई फंक्शन क्या होगा, क्वेश्चनेबल होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देता है, ये टोटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें लिख लो, लिखो एक्सटेंसिव, पूरा इस क्वेश्चन को भी जोड़ लेता हूं मैं, वैसे जोड़ने की जरूरत है नहीं लेकिन जरूरी आपको ये है कि आप रिवाइज करो तो आपको दिक्कत नहीं है। एक्सटेंसिव कोलोन सर्जरी के बाद क्लाइंट को टीपीएन दिया जाता है, टीपीएन दिया जाता है। यह टोटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, पूरा लिख लो चलो, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, टोटल पेरेंटल प्रोवाइड करता है जब जीआई फंक्शनिंग क्वेश्चनिंग हो, ऐसे लिख दो पूरा ही, जब जीआई फंक्शनिंग सही से नहीं हो रही हो, सही से नहीं हो रही हो, जब जीआई फंक्शनिंग सही से नहीं हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर हम ये देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो,
पॉज करके ले लिया करो, मेरा वेट मत किया करो कि मैं रुका ही रहूँ वहाँ पे, है ना, बिना मतलब आपका टाइम वेस्ट होता है उसमें। ए फीमेल क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ क्रोन्स डिजीज, मैंने बहुत अच्छे से आपको क्रोन्स डिजीज है और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोस्तों उसके बारे में बताया हुआ है, शायद इससे ज्यादा और डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। टेल्स द नर्स, मतलब क्वेश्चन कराते हुए नहीं पढ़ाएगा, डिजीज पढ़ाएंगे जब तो चलो, मैं अगर आपको मान लो जीआई पढ़ाऊंगा तो फिर मैं तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा एक एक चीज, लेकिन क्वेश्चन बताते समय इतनी चीजें बताना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि मुझे टाइम नहीं होता इतना, ऐसे नहीं मैं 2 घंटा ले लूँ फिर क्रोन्स डिजीज ही पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा प्रेशर होता है ना। एक फीमेल क्लाइंट है विद डायग्नोसिस ऑफ क्रोन डिजीज, उसको टेल द नर्स दैट हर बॉयफ्रेंड डेट्स अदर वुमन, वो क्या कहती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो और किसी वुमन को क्या कर रहा है, डेट कर रहा है क्रोन्स डिजीज के पेशेंट। शी बिलीव्स दैट दिस बिहेवियर कॉजेज एन इंक्रीज इन हर सिम्टम, वो कह रहे हैं कि इसके कारण जो मेरे सिम्टम्स है ना दोस्तों वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। वो सही कह रही है, वो गलत नहीं कर रही है। अगर पेशेंट को ये शक है ना तो उसके कारण उसके सिम्टम्स बढ़ेंगे, क्योंकि क्रोन्स डिजीज जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है दोस्तों, उसका स्ट्रेस पे भी फर्क पड़ता है। स्ट्रेस के कारण उसके जो सिम्टम्स है वो क्या होते हैं दोस्तों, एलिवेट होते हैं, बढ़ते हैं। तो उसकी इसमें यहाँ पर कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रही है। हाँ ये गलती हो सकती है कि वो डेट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो मुझे भी नहीं पता, वो इनको ही पता होगा बुक वालों को ही। वॉट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन काउंसलिंग द क्लाइंट, तो नर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हमें पता है भाई स्ट्रेस है, तो हमें क्लाइंट से क्या करेंगे, स्ट्रेस को कम करने के लिए हम काउंसलिंग देंगे। काउंसलिंग करने के लिए पेशेंट को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे, आप हमसे क्या करो दोस्तों, बात करो, बस सिंपल सी बात है। तो हेल्प द क्लाइंट एक्सप्लोर एटीट्यूड्स अबाउट हर सेल्फ, भाई हम उसे कहेंगे भाई तुम बात करो तो अपने बारे में बताओ कि क्या क्या सोचती हो तुम, क्या है तुम्हारा, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। हेल्प द क्लाइंट एक्सप्लोर एटीट्यूड अबाउट हर सेल्फ। बाकी के क्यों नहीं होंगे ये भी जरूरी है जानना। देखो सेकंड क्या करें, एजुकेट द क्लाइंट बॉयफ्रेंड अबाउट हर इलनेस, ठीक है, ये काम हमारा नहीं है कि हम उसके बॉयफ्रेंड को यहाँ पर हम एजुकेट करेंगे, भाई इस डिजीज का कारण ये होता है, ये प्राइवेसी है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन पेशेंट। अगर वो चाहती है तो ही करेंगे, नहीं चाहते तो नहीं करेंगे, ठीक है। हम कर सकते हैं उसको एजुकेट, बट ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहता है या नहीं चाहता, तो हम डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि हम उसको एजुकेट कर देंगे। नेट दे रखा है कि सजेस्ट द क्लाइंट शुड नॉट सी हर बॉयफ्रेंड फॉर ए व्हाइल, सजेस्ट द क्लाइंट शुड नॉट सी हर बॉयफ्रेंड फॉर ए व्हाइल, हम पेशेंट को ये कहेंगे कि अब कुछ समय तक गायब हो जाओ, अपने बॉयफ्रेंड को दिखो ही मत, ठीक है। सी हर बॉयफ्रेंड फॉर ए व्हाइल, कुछ समय तक बॉयफ्रेंड से दूर रहो। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये प्राइवेसी का मैटर है, पर्सनल मैटर है। हम किसी भी क्लाइंट को ऐसे कह दे रहे गुस्से में आ जाए कि तुम, मैं तो उसे प्यार करती हूँ मान लो, तुम कैसे कह सकते हो मुझे, तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते ना, ये मेरी मर्जी है मैं करूँ या नहीं करूँ, तुम मुझे, मेरी डिजीज है उसको सही करो, ठीक है, मुझे केयर दो, तुम ये क्या कह रहे हो कि मैं बात करूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो तुम धमका भी सकती है। शेड्यूल द क्लाइंट एंड हर बॉयफ्रेंड फॉर ए काउंसलिंग सेशन, भाई पहले पेशेंट को समझाओ ना, उसके बॉयफ्रेंड को तो बाद में समझाओगे, दोनों को शेड्यूल करने के लिए पहले हम पेशेंट को समझाएंगे। पेशेंट अगर एक्सेप्ट करता है कि हाँ बॉयफ्रेंड को बुलाओ, तब दोनों को साथ में क्या दे सकते हैं, हम काउंसलिंग सेशन दे सकते हैं। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा, एक्सप्लेन द क्लाइंट, सॉरी हेल्प द क्लाइंट टू एक्सप्लोर द एटीट्यूड्स अबाउट हर सेल्फ, मतलब इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि भाई खुद के बारे में बताओ। तो ऐसी चीजें जब होती है ना तो वो अपने बारे में बताती है, क्या स्ट्रेस है, क्या एंजाइटी है, उसको स्ट्रेस है या नहीं है, किस चीज का स्ट्रेस है, तो वर्बलाइजेशन से क्या होती है, चीजें कम होती हैं, स्ट्रेस क्या होता है, कम होता है। तो लिख लो, क्रोन्स डिजीज के कारण, क्रोन्स डिजीज के सिम्टम, क्रोन्स डिजीज के सिम्टम स्ट्रेस के कारण बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस के कारण बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस कारण बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें पेशेंट से इस बारे में बात करनी चाहिए, पेशेंट से इस बारे में बात करनी चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए, ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ब्रैकेट में ये लाइन लिखो पूरी की पूरी, हेल्प द क्लाइंट एक्सप्लोर एटीट्यूड्स अबाउट हर सेल्फ, ये लाइन जरूर लिख लेना ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाए। हेल्प द क्लाइंट एक्सप्लोर एटीट्यूड अबाउट हर सेल्फ, पूरी कंडीशन में लिखने की जरूरत नहीं है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, क्या है, कौन नहीं, वो छोड़ो। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए नर्स इज असेसिंग 2 क्लाइंट्स, एक नर्स है दोस्तों 2 क्लाइंट को असेस कर रही है। एक जो क्लाइंट है दोस्तों उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और दूसरा जो क्लाइंट है दोस्तों उसको क्या है, क्रोन्स डिजीज है। विच इज मोर लाइकली टू बी आइडेंटिफाइड इन द क्लाइंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस देन द क्लाइंट विद क्रोन्स डिजीज, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, 2 डिसऑर्डर आते हैं इसके अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है, क्रोन्स डिजीज आता है। अब इसमें दे रखे 2 पेशेंट आपके सामने आए हैं। अब कौन सी ऐसी चीज है जो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रेजेंट होती है और क्रोन्स डिजीज में प्रेजेंट नहीं होती है। तो पहला दे रखा है भाई अल्सरेटिव कोलाइटिस को समझना है आपको, इसमें क्रोन्स को भूल जाओ। इंक्लूजन ऑफ द ट्रांसमिरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्मॉल बाउल बॉल, कि सभी के सभी लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बिल्कुल गलत है। नाम ही जब अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सोचो आप, नाम क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस,
तो कोलाइटिस मतलब कोलोन, तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। ऐसे भी समझ सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो। ठीक है, सेकंड को रिलेशन होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का इंक्रीज्ड मैलिग्नेंसी बिकॉज ऑफ माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के कारण ये और ज्यादा क्या हो जाता है, सीवियर हो जाता है। तो देयर इज नो एनी रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन द माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम और अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस अलग है, माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम अलग है, इन दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट के अंदर माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम होगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बढ़ जाएगा, मैलिग्नेंसी हो जाएगी, बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि पैथोलॉजिक बिगिनिंग प्रोक्सिमली विद इंटरमिटेंट प्लेक्स फाउंड अलोंग द कोलोन। इस लाइन को समझाता हूं। ये कह रहा है कि भाई ये प्रोक्सिमली होगा, प्रोक्सिमल जैसे कोलोन है मान लो, तो ये कह रहा है प्रोक्सिमल का मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट आएगा, सीकम से आएगा, यहां से स्टार्ट होगा और फिर बीच बीच में होगा ये, मतलब यहाँ प्लेक्स बन गए, यहाँ प्लेक्स बन गए, यहाँ लीजन बन गए, यहाँ बन गए। ठीक है, तो इस चीज को बता रहा है ये। ठीक है, ये प्लेक्स बन गए या लीजन बन गए, तो ये बिल्कुल गलत है। दिस इज फाउंड इन क्रोन्स डिजीज। ये किस में पाया जाता है, क्रोन्स डिजीज में पाया जाता है। क्रोन्स डिजीज के अंदर जो लीजन या जो प्लेक्स जो बनते हैं ना, वो इंटरमिटेंट बनते हैं। क्रोन्स डिजीज कहीं से कहीं भी हो सकती है, आपके ओरल कैविटी से लेकर एनएस तक कहीं भी जीआई ट्रैक्ट के अंदर क्रोन्स डिजीज हो सकती है। वो इंटरमिटेंट होगी। कैसी होगी दोस्तों, इंटरमिटेंट होगी, भाई इस जगह पे है, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। लेकिन हमेशा अल्सरेटिव कोलाइटिस कंटिन्यूस फॉर्म में पाई जाती है। मेनली डिस्टली रेक्टम से स्टार्ट होती है, फिर आगे की तरफ बढ़ती है। रेक्टम से स्टार्ट होगी, फिर सिग्मोइड कोलोन के अंदर जाएगी, फिर डिसेंडिंग कोलोन में जाएगी, फिर ट्रांसवर्स में जाएगी, फिर असेंडिंग में जाएगी। तो इस प्रकार से वो आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, फिर सीकम में जाएगी। तो ये जो डेफिनेशन जो दे रखी है ये सही है, लेकिन किसके लिए सही है, क्रोन्स के लिए सही है, न कि ये किसके लिए सही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा, इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग डिस्टली, मतलब डिस्टल पार्ट में हो रही है। डिस्टल पार्ट मतलब रेक्टम, वहां तक ले जा सकते हो आप। ठीक है, विद रेक्टल ब्लीडिंग दैट स्प्रेड कंटिन्यूअसली अप द कोलोन, जो ऊपर की तरफ क्या होगा, कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, ये वही होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ हो जाएगा कि इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग डिस्टली विद ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली फॉर कोलोन, ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें लिख लो लिखो अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस यूजुअली रेक्टम से स्टार्ट होकर, रेक्टम ब्रैकेट में लिख लो डिस्टल, डिस्टल पार्ट, रेक्टल से स्टार्ट होकर कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। क्या लिखना चाहो तो इसमें ये भी लिख सकते हो कि क्रोन्स, जबकि क्रोन्स डिजीज के अंदर कहीं भी हो सकता है और इंटरमिटेंट प्लेक्स या लीजन पाए जाते हैं, इंटरमिटेंट प्लेक्स या लीजन पाए जाते हैं। तो अब एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं जल्दी जल्दी। ये वाला रिवाइज हो गया आपका कि ये डिस्टल पार्ट में रेक्टम से स्टार्ट होकर फिर आगे की तरफ कंटिन्यूअस फॉर्म में बढ़ती है, बीच बीच में नहीं पाई जाती है। ऐसे नहीं कि बीच बीच में पाई जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। अगर कोई भी क्लाइंट है स्ट्रेस हो रहा है तो उसके कारण क्रोन्स डिजीज के जो सिम्टम्स है वो क्या हो सकते हैं दोस्तों, बढ़ सकते हैं। और अगर ये सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो आपको क्लाइंट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो बात करे इस बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि टीपीएन क्या होता है, टोटल पेनिट्रेंट न्यूट्रिशन होता है, जो कि हमें जीआई फंक्शन जब सही नहीं हो, हमारा नॉर्मल नहीं हो, क्वेश्चनिंग हो, तब हम यूज करते हैं। स्टोमक जो कलर है दोस्तों वो कैसा होना चाहिए, तो स्टोमक जो कलर है वो कोलोस्टोमी का ब्रिक रेड होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि नियोमाइसिन क्यों दी जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन के अंदर उनको ये मारता है, ताकि इन्फेक्शन का जो रिस्क हो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि कोलोस्टोमी के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि पेशेंट ये चीज को एक्सेप्ट करे कि हाँ उसकी कोलोस्टोमी हो गई है और वो इसी अल्टर्ड इमेज के साथ जिएगा। तो ये भी क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, इसमें तो सारे क्या गलत कर रखा है कि एम्प्लायंस को जब एम्प्टी करना है जब ये लगभग 1/3 to 1/2 क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, तब हम इसको खाली कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि एनिमा देते समय कौन सी पोजीशन देंगे, तो लेफ्ट सिम से लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से खेल नहीं खेलने चाहिए इलियोस्टोमी के बाद में, फुटबॉल और हाइस हॉकी या कॉन्टैक्ट जो स्पोर्ट्स है वो नहीं खेलने चाहिए। इसके बाद में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन B12 इलियोटोमी के बाद में इसलिए क्योंकि टर्मिनल इलियम के अंदर क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए नहीं देखने को मिलती। तो ये छोटी सी क्लास थी, बस अब हमारी 2 क्लासेज हो रहे हैं, उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम उसको खत्म कर देंगे। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।